सो हेलो एवरीवन, अभी हम लोग आ गए हैं हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर दैट इज बायोटिक प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। बायोटिक प्रिंसिपल प्रोसेसेस, ठीक है। बायोटिक, जेनेटिक्स, बायोमोलिकुल्स, क्या बताऊँ ये सब। मेजोरिटी क्वेश्चन तो नीट में इसी से आ जाता है, आपको भी पता है, बस इसको ध्यान देकर पढ़ना है, ठीक है। सो पहले इस चैप्टर का बेसिक में पढ़ा देता हूँ। पूरा चैप्टर में सेम चीज़ रिपीट होता रहेगा, आप बस अभी बेसिक टू समझ लो, देन एवरीथिंग विल बी क्लियर। पूरा बायोटेक्नोलॉजी में कंसेप्ट क्या है ना, मैं बता रहा हूँ। जैसे कि मान लो पूरा बायोटेक्नोलॉजी में एक ही चीज़ बार बार रिपीट होता है कि अपना कोई भी एक डीएनए लो, उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को आप कट करो, किसी ऐसे चीज़ के साथ उसको उसमें जोड़ो जो बैक्टीरिया में ले जाके रेप्लिकेट करे। जिस चीज़ की मदद से हो जाएगा उसे हम कहते हैं वेक्टर। फिर बैक्टीरिया जैसे जैसे रेप्लिकेट करेगा, मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट वहाँ रेप्लिकेट करेगा, और वहाँ जैसे बैक्टीरिया अपना प्रोटीन बनाता है वैसे ही मेरा डीएनए से भी प्रोटीन बन के मेरा प्रोडक्ट मिल जाएगा। पूरा कहानी यही है। फिर से समराइज कर रहा हूँ कि पूरा बायोटेक में कहानी क्या है कि ये पकड़ लो, जीन ऑफ, ये पूरा डीएनए है, इसमें से मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट ये रहा। जीन ऑफ इंटरेस्ट बोलने से पकड़ लो ये इंसुलिन बनाने वाला है, इंसुलिन बनाने वाला डीएनए है। अब समय के साथ जो दुनिया में इतना डायबिटीज़ बढ़ रहा है, इंडिया तो डायबिटिक सिटी बन चुका है, ठीक है, कैपिटल सिटी बन चुका है वर्ल्ड का, डायबिटीज़ का इतना बढ़ रहा है ड्यू टू ओबेसिटी एंड ऑल। वो सब बाद में बताऊंगा, डायबिटीज़ का कहानी नेक्स्ट चैप्टर में और डिटेल में, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी हम पढ़ेंगे। तो इंसुलिन का बात करें तो इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है। प्रोटीन कहाँ से बनेगा? डीएनए से आरएनए होकर बनेगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये डीएनए से जो प्रोटीन है वो मेरा बाहर में बन जाए आर्टिफिशियली, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है पूरा डीएनए से जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट करूँगा, और इसको मैं चाहता हूँ रेप्लिकेट करे बैक्टीरिया के अंदर में। बैक्टीरिया का खुद का क्रोमोसोम है, तो अगर इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को मैं बैक्टीरिया में डालूंगा ना, तो बैक्टीरिया, ये हम लोग का जीन ऑफ इंटरेस्ट बैक्टीरिया में रेप्लिकेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज इसका पास ओरी नहीं है। हमने ऑलरेडी मोलिकुलर बेसिस में पढ़ चुका है कि रेप्लिकेट करने के लिए क्या चाहिए, ओरी चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो मैं अभी ये होस्ट जो है, बैक्टीरिया जो है, मैं चाहता हूँ मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट इस होस्ट में किसी ऐसे के थ्रू डालूँ जिसका पास है ओरी। ओरी होने से क्या होगा, रेप्लिकेट करेगा, ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो जिस चीज़ की मदद से मैं यहाँ डालूंगा उसको मैं बोलता हूँ वेक्टर। मैकेनिकल क्लियर मिनी टैक्सी भी इसे कहते हैं, मिनी टैक्सी वेक्टर को। तो वेक्टर में मैं पहले अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालूंगा, क्योंकि वेक्टर का पास होता है ओराई, और ये होस्ट में इजीली रेप्लिकेट कर जाएगा। तो सबसे पहले पूरा डीएनए से जीन ऑफ इंटरेस्ट को मैं कट करूंगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से। सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से वेक्टर को भी कट करूंगा। क्यों सेम का मदद से वो बाद में पता चलेगा, डोंट वरी, ठीक है। तो कट कर दिया, कट करने के बाद जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ जोड़ दिया। उसके बाद इसको मैं होस्ट में डाल दिया, इसका खुद का क्रोमोसोम है, और ये रहा वेक्टर, और ये रहा जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो जैसे जैसे बैक्टीरिया डिवाइड करेगा, मेरा ये जो वेक्टर है वो भी डिवाइड करेगा, इसका खुद का क्रोमोसोम तो डिवाइड करेगा ही। तो जैसे जैसे ये अपना प्रोटीन बनाएगा, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट से भी मेरा यहाँ प्रोटीन बनते जाएगा, इंसुलिन, और बैक्टीरिया भी बहुत से रेप्लिकेट करेगा। और लास्ट में इसको पूरा मैं स्टेराइल कंडीशन में मेंटेन करूंगा, ताकि कोई भी नॉन कंटामिनेट ना ग्रो पाए, सिर्फ मेरा रिकॉम्बिनेंट वाला ही ग्रो पाए, नॉन रिकॉम्बिनेंट ग्रो होना पाए और कंटामिनेशन ना हो, इसलिए इसको स्टेराइल कंडीशन में मैं मेंटेन करके पूरा कल्चर करूंगा। और लास्ट में इसको आइसोलेट कर लूँगा, अपना प्रोडक्ट को आइसोलेट करके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से फिर मैं मार्केटिंग करवा दूंगा। तो पूरा बायोटेक का कंसेप्ट यही है कि अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को लो, उसको काटो, वेक्टर को भी काटो सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, फिर ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ लाइगेज की मदद से जोड़ो, फिर इसको होस्ट में डालो। होस्ट में डालने को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अपने आप तो जाएगा नहीं, तो ट्रांसफॉर्मेशन अलग अलग मेथड्स होता है, वो भी डिटेल में हम देखेंगे। जब गया, यहाँ स्टेराइल कंडीशन मेंटेन करो, लास्ट में फाइनली अपना प्रोडक्ट को आइसोलेट करो। पूरा बायोटेक इसी के ऊपर में है, आपको दिखाई देगा, स्टेप बाय स्टेप में पढ़ाऊंगा, एवरीथिंग विल बी क्लियर, ओके, डोंट वरी। सो बायोटेक प्रिंसिपल एंड प्रोसेस एंड क्वेश्चन तो इसमें से बहुत आता है भाई, 4 5 6 7 पता नहीं कितना क्वेश्चन आ जाएगा, वेरी क्वेश्चन आता है। सो ठीक है। सो बायोटेक्नोलॉजी, बायो का मतलब क्या था, लिविंग। सो इसमें क्या कहना चाह रहा है कि बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, या फिर उसका सेल, या फिर कोई भी टिश्यू, ठीक है, उसमें तुम टेक्निक लगाओ और ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो ह्यूमन के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए यूजफुल या बेनिफिशियल हो, उसका बात करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब लिविंग हो, सेल हो, या फिर उसका कोई भी टिश्यू हो, एंजाइम हो, वहाँ में आप टेक्निक लगाओ और ऐसा प्रोडक्ट बनाओ या प्रोसेसेस जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए भला हो। फिर अब देखो समरी ऑफ द पूरा चैप्टर यहाँ जो देख रखा है, समरी क्या है, जो मैंने आपको समझा वही है, बस मैं और बढ़िया से एक बार दिखा दे रहा हूँ। तो समरी क्या है, सबसे पहले आप आइसोलेट करोगे डीएनए, और डीएनए है आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। जैसे कि पकड़ लो इंसुलिन जीन, वो तो प्रोटीन हार्मोन है, तो इंसुलिन जो है वो कहाँ से बनेगा, डीएनए से बनेगा। तो सबसे पहले आप सेल में क्या करेगा, आपका सेल में आरएनए है, डीएनए, सेल वाले सेल मेम्ब्रेन है, उसको तोड़ोगे।
तो सेल वॉल को तो मतलब आपका आरएनए को डैमेज करने के लिए राइबोन्यूक्लियस यूज करोगे, प्रोटीएस प्रोटीन को डैमेज कर देगा, फिर इसमें चिल इथानॉल डालोगे तो आपका डीएनए प्रिसिपिटेट हो जाएगा, वो डीएनए को आप निकालोगे तो आप स्पूलिंग बोल दोगे। तो इस प्रकार से आपका डीएनए सबसे पहले आप आइसोलेट करोगे, ठीक है। उसके बाद उसको कट करोगे इनटू फ्रेगमेंट यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से आपने उसको एक बार सेपरेट कर लिया, कट कर लिया, उसके बाद आपको सेपरेट करना है, क्योंकि ये देखो मल्टीपल टुकड़ा हुआ, आपको तो सब चीज़ नहीं, यही चाहिए आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो फिर इस डीएनए को जो कट हो चुका है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का मदद से, इसको आप सेपरेट करोगे। सेपरेट किसके मदद से करते हैं हम? अगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का मदद से करते हैं। वेरी डिटेल में इसको जाकर पढ़ा चुका है हमने मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। अगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, हम अपना डीएनए सैंपल को लोड करते हैं एंड वो डीएनए जो है बेस्ड ऑन चार्ज एंड साइज, डीएनए नेगेटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव की तरफ भागेगा, एनोड की तरफ भागेगा, ठीक है, एनोड की तरफ भागेगा, एंड जितना छोटा रहेगा उतना ही दूर भागेगा। तो बेस्ड ऑन साइज एंड चार्ज ये सेपरेट हो जाएगा। और ये मान लो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे है, तो इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को मैं ले लूँगा। बट अगर इसको मुझे विजुअलाइज करना है जीन ऑफ इंटरेस्ट को, हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में देखा सेपरेट हो जाएगा, बट अब मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट को मेरे को विजुअलाइज करना है, तो मैं यहाँ इथिडियम ब्रोमाइड विजुअलाइज करना है, तो इथिडियम ब्रोमाइड और यूवी रेज दे दूंगा। तो कैसा बैंड दिखाई देगा मेरे को? ऑरेंज बैंड दिखाई देगा। फिर मैं जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ से कट करके डीएनए को निकाल लूंगा। इस प्रोसेस को कहते हैं इल्यूजन। पूरा मिक्सचर से डीएनए को निकालोगे तो स्पूलिंग, और जीन ऑफ इंटरेस्ट को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से निकालोगे तो क्या बोलते हैं? इल्यूजन। अब इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट में डालोगे तो क्या कोई फायदा होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट आपको मिला एलियन या फॉरेन डीएनए, इसको वेक्टर के साथ जोड़ोगे। वेक्टर क्या है? वेक्टर डीएनए जिसका पास क्या होगा? ऑरा होगा, और जो जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेगा और रेप्लिकेट कर सकते, उसका पास प्रॉपर्टी नहीं चाहिए होस्ट के वहां जाकर रेप्लिकेट करने के लिए। मोस्ट कॉमन वेक्टर क्या होता है? प्लाज्मिड होता है, बैक्टीरियोफेजेस होता है। प्लाज्मिड क्या है? तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, क्योंकि बैक्टीरिया का ये खुद का डीएनए है, तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, एंड इसका कॉपी नंबर बहुत हाई होता है, बहुत ज्यादा रेप्लिकेट करता है। तो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर के साथ लाइगेट करोगे, बट शर्त है कि उसको भी कट करोगे सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। ये देखो वेक्टर कट हो गया। फिर लाइगेस क्या कर देगा आपका? डीएनए लाइगेस जीन ऑफ इंटरेस्ट, इसको जोड़ दिया। देखो तो ये डीएनए में जिसमें आपका ये वाला वेक्टर वाला है और ये रहा जीन ऑफ इंटरेस्ट, सो दो डीएनए रिकम्बाइन हुआ, एक ये रहा वेक्टर और ये पकड़ लो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो इसमें दो डीएनए रिकम्बाइन हुआ है, एक तो वेक्टर का डीएनए, एक मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट। इसलिए इस डीएनए को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आर डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब डीएनए होता है हाइड्रोफिलिक, तो वो अब ये हाइड्रोफिलिक है, तो होस्ट में इकोलाई में कैसे जाएगा उसका मेम्ब्रेन में रिकॉम्बिनेंट डीएनए? तो इसलिए ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट में चला जाए, इसलिए हम होस्ट को मजबूर करते हैं। उसी को हम कहते हैं कॉम्पिटेंट होस्ट, कि होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाओ। ये मान लो सेल है, डीएनए जाएगा नहीं क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक है, मेम्ब्रेन हाइड्रोफोबिक होता है। तो मैं इस होस्ट को ऐसा कुछ कंडीशंस क्रिएट कर दूंगा कि ये डीएनए मजबूर होकर रिकॉम्बिनेंट डीएनए चला जाए। तो मैं इस होस्ट को कॉम्पिटेंट कर रहा हूँ कि तुम मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ले लो। कैसे कैसे कर सकते हैं हम? डाइवेलेंट कैटायन मेथड से कर सकते हैं, हीट चॉक मेथड, माइक्रो इंजेक्शन, जीन गन, ये अलग अलग मेथड से कर सकते हैं हम। आई एम जस्ट गिविंग दिस समरी, एक एक स्टेप में डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो ये सब देने के बाद मान लो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट चला गया। एक बार मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट ये होस्ट में चला गया, तो इस होस्ट को मैं बोलूंगा ट्रांसफॉर्मेंट, क्योंकि वहां में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, और ऐसा इकोलाई को हम बोलेंगे, ऐसा होस्ट को बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट। मान लो ये एक इकोलाई है, इसका डीएनए है, और यहाँ में रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं है, नो आर डीएनए, तो ऐसा वाले को हम बोल देते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ऐसा वाले को क्या बोलोगे? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। और जहां आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए चला गया उसको बोलोगे ट्रांसफॉर्मेंट। ध्यान रखना इसका मतलब। तो फिर प्लाज्मिड आप डिवाइड करेगा विद हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, देखो डिवाइड करेगा और वो भी प्रोटीन बनाने लग जाएगा। बाद में आप क्या करोगे? अपना सारा प्रोटीन को आइसोलेट करोगे, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि बैक्टीरिया आपका सिर्फ इंसुलिन बनाएगा, वो अपना भी प्रोटीन बनाएगा। तो अपना प्रोटीन और सारा प्रोटीन को आप आइसोलेट कर लोगे। देन अलग अलग सेपरेशन टेक्निक होता है, तो सारा प्रोटीन को सेपरेट कर लोगे। प्रोटीन का भी तो एक मोलिकुलर वेट होता है, जैसे इंसुलिन का होगा, फिर तुम्हारा हर प्रोटीन का एक वेट होता है, उसी प्रकार से इंसुलिन का जो वेट है उस वेट के बेसिस में आप उसको सेपरेट करके आपका जो भी डिजायर प्रोटीन है आप आइसोलेट कर सकते हो। बाद में आपको प्रोडक्ट खराब ना बोलकर प्रिजर्वेटिव डाल दोगे। फिर आप क्लिनिकल ट्रायल करोगे कि सच में आपका इंसुलिन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग करोगे और तब जाकर फाइनली आप मार्केट में डालोगे। तो स्टार्टिंग से डीएनए को लेना, फिर बता रहा हूँ, डीएनए को लेना, निकालना, कट करना, सेपरेट करना, वेक्टर के साथ जोड़ना और होस्ट में डालना, यहाँ तक को हम कह देते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग।
यहाँ तक को हम क्या बोल देते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग यहाँ तक का। और एक बार यहाँ चला गया उसके बाद इसको स्टेराइल कंडीशन देना, इसको रेप्लिकेट करवाना, आइसोलेट करना, मार्केट तक भेजना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ठीक है, तो 2 स्टेप में पूरा बायोटेक भाग है। एक है जेनेटिक इंजीनियरिंग जिसमें काटो घोलो लगाओ, लगता है मैं मेहंदी का एडवर्टाइज कर रहा हूँ काटो घोलो लगाओ, कुछ था ना एडवर्टाइज, चलो छोड़ो। तो यहाँ में हम क्या करेंगे, डीएनए को निकालेंगे, काटेंगे, सेपरेट करेंगे, सेपरेट करके वेक्टर में जोड़ेंगे, होस्ट में डालेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग। स्टेराइल कंडीशन देकर अपना प्रोडक्ट बनाकर आइसोलेट करके मार्केट में भेज देंगे, तो उसको आप क्या बोलोगे, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ओके, तो दिस इज द समरी ऑफ होल चैप्टर। सो पूरा बायोटेक का कोर टेक्निक 2 स्टेप में भाग करके रखा है, जैसे मैंने बोला जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या हो रहा है, ये ऐसा टेक्निक है जिसमें हम ऑल्टर कर दे रहे हैं केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, वो चाहे डीएनए कर रहे हैं हम, आरएनए भी हो सकता है। तो अगर आरएनए या डीएनए को आप अल्टर कर रहे हो, कट कर रहे हो, वेक्टर के साथ जोड़ रहे हो, होस्ट में डाल रहे हो, तो उसी टेक्निक को हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। और उसको कहाँ इंट्रोड्यूस कर देगा, होस्ट में, किसका मदद से, सुइटेबल वेक्टर जिसका पास ओरी हो, डिवाइड करें, एंड दस चेंज द फिनोटाइप ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म। बायो प्रोसेस में क्या होता है, आप स्टेराइल कंडीशन मेंटेन करोगे ताकि सिर्फ किसका ग्रोथ हो, डिजायर माइक्रोब का, ट्रांसफॉर्मेंट का, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का नहीं, ताकि आपको डिजायर प्रोडक्ट मिले। जैसे एंटीबायोटिक हो सकता है, डीएनए वैक्सीन हो सकता है, एंजाइम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपका डिजायर प्रोडक्ट। और बायोटेक्नोलॉजी जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म से तो प्रोडक्ट पहले से भी बन रहा था, तो पहले से जो बन रहा था उसको हम ओल्ड या ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। जैसे सारा माइक्रोमीडिएटेड प्रोसेस, चाहे दारू बनना, ईस्ट की मदद से ईस्ट को यूटिलाइज करके ब्रेड बनना, सेक्रोमाइसिस सेरेवेसिस, दूध से दही बनना, लैक्टोबैसिलस, ये सब भी बायोटेक्नोलॉजी है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही यूज़ करके प्रोडक्ट बन रहा है ह्यूमन वेलफेयर के लिए। तो ये सब आ जाता है ओल्ड या ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में अभी आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, टेस्ट ट्यूब अभी जो आपका लैब में बनाते हैं, स्पर्म में कोलिया फ्यूजन करके जाइगोट को ट्रांसफर कर दिया, डीएनए वैक्सीन, कोई भी एक जीन डिफेक्ट है उस जीन डिफेक्ट को ठीक करना, तो ये सब याद रखना मॉडर्न बायोटेक में आता है। मैच द फॉलोइंग दे देगा, ये स्टेटमेंट दे देगा, ठीक है। तो ये सब को देखते हुए ईएफबी ने, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, कुछ और फुल फॉर्म मत लेना, इन लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी को एक डेफिनेशन दिया कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इंटीग्रेशन है, किसका, जोड़ना, नेचुरल साइंस और ऑर्गेनिज्म को जोड़ देना, या फिर ऑर्गेनिज्म का सेल, या फिर इसका पार्ट, या फिर कोई भी चीज, या फिर इसका कोई भी मोलिकुलर एनालॉग जो सिमिलर रहेगा, ताकि उससे क्या बने, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बने। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ईएफबी का, ये डेफिनेशन आपका रटाना चाहिए कि बायोटेक्नोलॉजी मतलब इंटीग्रेशन ऑफ साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, सेल, पार्ट, देयर, ताकि उससे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बन पाए, ठीक है। कोर टेक्निक्स तो हमने देख लिया, यहाँ मैं कुछ दिखाता हूँ फिर आपको लेके आता हूँ। तो ये सब जितना भी है प्रोसेस, ये सब आपका आ जाएगा ट्रेडिशनल मेथड में आ जाता है। ओके, ना क्यों बायोटेक्नोलॉजी, ना क्वेश्चन इज व्हाई बायोटेक, व्हाई नॉट, मतलब क्यों बायोटेक आया, क्यों हम डायरेक्टली, मान लो ये डीएनए है, ये डीएनए में क्यों जीन ऑफ इंटरेस्ट लूँ डायरेक्टली और क्यों होस्ट में डालूँ, क्यों ना मैं पूरा डीएनए को डाल दूँ। तो पूरा डीएनए को ओरी के साथ अगर आप डाल दोगे तो उसमें एक इश्यू है, आपका डिजायरेबल प्रोडक्ट के साथ साथ कोई जो चीज़ आपको चाहिए नहीं वो भी यहाँ बनने लग जाएगा। पहला चीज़ टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। बायोटेक का मदद में क्या होता है, हम स्पेसिफिकली अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट करते हैं और वेक्टर का मदद से डाल देते हैं। और ट्रेडिशनल मेथड में जो इश्यू होता था आपका, जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तब भी आपका हाइब्रिड बनाया जाता था, जैसे एक स्ट्रॉन्ग बुल एंड काउ प्रोड्यूसिंग मिल्क प्रोड्यूसिंग काउ को अगर मेटिंग करवा देते तो ऐसा बेबी बनता था जिसमें दोनों क्वालिटी आए, तो उसमें डिजायरेबल के साथ अनडिजायरेबल भी जाएगा, ठीक है। बट बायोटेक का मतलब से स्पेसिफिकली आपका जो डिजायरेबल है आप वही कर सकते हो। सो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन मेटिंग टेक्निक जो होता था उस समय, उसमें क्या प्रॉब्लम था कि डिजायरेबल के साथ अनडिजायरेबल जीन्स भी चला जाएगा। और सामहाउ अगर डिजायरेबल जीन आप ले भी लिए, मान लो सिर्फ डिजायरेबल जीन पहले का टेक्निक से अगर आप ले भी लिए, तो उसको रेप्लिकेट नहीं कर पाओगे होस्ट में, क्योंकि डिजायरेबल जीन का पास क्या नहीं रहेगा, ओरी। बायोटेक में आप क्या करोगे, ओरी तो नहीं रहेगा बट वेक्टर की मदद से डालोगे। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या करता है, स्पेसिफिक जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेगा, उसको लाइगेट कर देगा किसके साथ, सुइटेबल वेक्टर, ताकि उसको होस्ट में इंट्रोड्यूस करे, ताकि वो होस्ट में रेप्लिकेट करे और जो भी डिजायर प्रोडक्ट है वो बनाए। तो पूरा बायोटेक्नोलॉजी स्टेप्स बोला ना, एक ही चीज बार बार रिपीट होगा, डीएनए लो, काटो, सेपरेट करो, वेक्टर में जोड़ो, होस्ट में डालो, प्रोडक्ट बनाओ। सो पूरा बायोटेक को 3 स्टेप में भाग कर चुका है। वो है कि सबसे पहले डीएनए लोगे डिजायरेबल जीन के साथ, वहाँ से डीएनए का आइसोलेट करोगे, कट करोगे, बाद में उसको इंट्रोड्यूस करोगे उस डिजायरेबल डीएनए को होस्ट में, किसके मदद से, वेक्टर के मदद से। और फाइनली आपका अनवांटेड माइक्रोब्स ग्रो ना करे बल्कि सिर्फ डिजायरेबल माइक्रोब्स ग्रो करे कल्चर
करे बोल के आप स्टेराइल कंडीशन आप मेंटेन करोगे, ठीक है। ओके, सो मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन फॉर होस्ट टू गेट डिजायरेबल प्रोडक्ट। सेम चीज बार बार नाच रहा है, यही तो बायोटेक का मजा है, एक ही चीज बार बार नाचते रहेगा, बट इंपॉर्टेंट है कि आप सारा कंसेप्ट को समझो। तो ये हमने देख लिया, ईएबी का डेफिनेशन देख लिया, पूरा बायोटेक का समरी हमने देख लिया। कॉमनली प्लाज्मिड है क्या है क्या नहीं, आपको डिजायर प्रोटीन प्रोडक्ट जो भी है मिल जाएगा, ठीक है। कोर टेक्निक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग स्टेप्स क्या है, ये सब देख लिया हमने, ठीक है। नाउ बात करते हैं हम पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए का। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब दो डीएनए रिकॉम्बाइन हो चुका है। कौन सा डीएनए आपका, दैट इज क्या बोलते हैं, एक वेक्टर डीएनए और आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो इस डीएनए को आप कहते हो रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना था आपका 1972 में बाय हर्बर्ट बोयर एंड स्टैनली कोहेन। इसको मैं ग्राफ के मैं यहाँ से समझा देता हूँ। तो हर्बर्ट बोयर, स्टैनली कोहेन ने क्या किया, उन लोगों ने सैल्मोनेला टाइफिमोरियम से, जो टाइफाइड करता है, इस बैक्टीरिया से एक नेटिव प्लाज्मिड लिया और एक दूसरा कहीं से दूसरा प्लाज्मिड से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन लिया, ऐसा जीन जो एंटीबायोटिक को रेजिस्ट करता है। याद रखना, प्लाज्मिड कहाँ से लिया, सैल्मोनेला टाइफिमोरियम, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन दूसरा प्लाज्मिड से लिया। अब दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर दिया, कट विथ सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो ये रहा वो वेक्टर जो प्लाज्मिड जो लिया यहाँ से आया टाइफिमोरियम से, ये रहा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो यही लाइगेज का मदद से यहाँ जुड़ गया, अब ये बन गया पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या सच में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इस वेक्टर में जुड़ा है, ये पता करने के लिए, क्योंकि दिखाई थोड़ी दे रहा है, ये पता करने के लिए इन लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इकोलाई में डाल दिया। और इकोलाई को जब एंटीबायोटिक दे के देखा तो इकोलाई नहीं मरा। क्यों नहीं, अगर मान लो ये होस्ट है और इसमें नहीं गया, नो आरडीएनए, ये मान लो ये नहीं गया इसमें, तो इसको अगर मैं एंटीबायोटिक दूंगा, एंटीबायोटिक, तो ये मर जाएगा, क्योंकि इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नेचुरली नहीं होता इकोलाई का पास, तो डाई। बट इन लोगों ने देखा कि ये प्रोसेस करके जब उन लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन किया इकोलाई में, होस्ट में, तो उन लोगों ने देखा कि प्लाज्मिड तो ऑब्वियसली ये रेप्लिकेट तो करेगा डीएनए पॉलीमरेज की मदद से, रेप्लिकेट भी कर रहा, अंदर भी गया, कैसा पता चलेगा, क्योंकि एंटीबायोटिक में हमारा नहीं, क्योंकि नॉर्मल इकोलाई के पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं होता, ठीक है। और इन लोगों ने क्यों इकोलाई को लिया इस काम के लिए, क्योंकि वो सैल्मोनेला टाइफिमोरियम के साथ क्लोजली रिलेटेड है। तो इस प्रकार से पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए ये बना 1972 में बाय हर्बर्ट बोयर एंड स्टैनली कोहेन। सो उन लोगों ने याद रखना, फिर से बोला प्लाज्मिड कहाँ से लिया, सैल्मोनेला टाइफी एज वेक्टर, फिर दूसरा प्लाज्मिड से क्या लिया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, कट किया सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से और ज्वाइन कर दिया लाइगेज का मदद से, पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। कहाँ डाल दिया, इकोलाई में डाल दिया ऐसा होस्ट, और एंटीबायोटिक देकर प्रूव किया उन लोगों ने कि हाँ ये गया है और पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं टूल्स फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए ये वेक्टर है, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसको बनाने में, जोड़ के बनाने में क्या क्या टूल्स चाहिए, जैसे घर बनाने के लिए सीमेंट, बालू, ईटा, पत्थर चाहिए कि नहीं, सब कुछ, मजदूर, उसी प्रकार से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए क्या चाहिए, मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, कटी गया देखो, जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, वेक्टर चाहिए, जोड़ने के लिए लाइगेज चाहिए, इनको रेप्लिकेट करने के लिए क्या चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, ये पूरा डीएनए से जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट करके निकालने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए। सो वही चीज हम पढ़ेंगे, क्या क्या टूल्स चाहिए हमको, तो हमको एंजाइम चाहिए। एंजाइम क्या हो सकता है, कट करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जोड़ने के लिए लाइगेज, और अंदर जाने के बाद रेप्लिकेट करने के लिए पॉलीमरेज। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं, क्योंकि डीएनए को कट करता है, डीएनए लाइगेज केमिकल ग्लू भी कहते हैं, एंड डीएनए पॉलीमरेज जो पॉलीमराइजेशन करवाएगा। फिर वेक्टर चाहिए, और होस्ट में डालोगे तो कॉम्पिटेंट होस्ट चाहिए, ऐसा होस्ट जो कॉम्पिटेंट हो जाए, क्योंकि डीएनए हाइड्रोफिलिक है, मेम्ब्रेन हाइड्रोफोबिक, तो वो लेगा नहीं, तो हमको उसको मजबूर करना पड़ेगा। तो वन बाय वन देखते हैं, पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में देखते हैं, जिसे मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं, डीएनए को कट करेगा। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग करता है लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लिक एसिड को कट करेगा, डीएनए को तो कट कर रहा है। अगर ये डीएनए को, ये मान लो डीएनए है और ये डीएनए को अंदर से कट किया, तो आप इसको बोलोगे एंडोन्यूक्लियस, और अगर ये डीएनए को एंड से कट किया तो आप उसे बोलोगे एक्सोन्यूक्लियस। बताओ बायोटेक में हमें कौन काम आएगा, एंड से कट करके हम क्या ही करेंगे, हम लोग का जीन ऑफ इंटरेस्ट तो कहीं अंदर होगा, तो बायोटेक में हम एंडोन्यूक्लियस यूज करते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम न्यूक्लियस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, विच ए वेरी लार्जर क्लास। तो इसमें दो टाइप है, एंडोन्यूक्लियस एंड एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस देखो कट करेगा फ्रॉम एंड, एंड एंडोन्यूक्लियस, एंडो मतलब अंदर, विद इन डीएनए कट करेगा, मोस्ट कॉमनली यही बायोटेक में हम यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज केमिकल नाइफ, ध्यान रखना है चीज।
तो 1963 में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का डिस्कवरी का बात हो रहा है। 1963 में डिस्क्राइब किया गया था ये चीज़, यहाँ देखो इसका राइटअप छोड़ो, देखो यहाँ में ये राइटअप छोड़ो। 1963 में ये देखा गया था कि ये बैक्टीरिया है, तो जब इसको वायरस इफेक्ट कर रहा है बैक्टीरियोफेज, तो बैक्टीरियोफेज अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर छोड़ा। तो इन लोगों ने देखा कि बैक्टीरियोफेज जो है कुछ ऐसा एंजाइम है, एक्स ले ले रहा हूँ, एक्स एंजाइम जो बैक्टीरियोफेज को ग्रो करने नहीं दे रहा। फिर से मैं बता रहा हूँ, बैक्टीरिया को अटैक कर रहा है ये वायरस, इस वायरस को कहते हैं बैक्टीरियोफेज। वो जब अपना इन्फेक्शन किया बैक्टीरिया में, तो बैक्टीरिया का पास एक ऐसा एंजाइम है एक्स जो वायरस का डीएनए को कट कर दे रहा है, कैंची से कट कर दे रहा है, ठीक है, कट कर दिया। तो साइंटिस्ट लोगों का सवाल आया, अगर इसने वायरस का डीएनए को कट किया तो ये खुद का डीएनए को क्यों कट नहीं कर रहा है ये एक्स? अगर एक्स कोई एंजाइम है जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल को कट कर रहा है, तो क्यों खुद का डीएनए को कट नहीं कर रहा? तो साइंटिस्ट लोगों ने स्टडी करके देखा कि इनके पास और एक एडिशनल ग्रुप ऑफ एंजाइम है जिसका नाम है वाई। वो वाई क्या करता है, उसका खुद का डीएनए को बचाने के लिए मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता है। मिथाइल ग्रुप जब ऐड कर देता है तो ये एक्स एंजाइम जो है खुद का डीएनए को, उसका बैक्टीरिया का डीएनए को कट करने नहीं देता। तो ये जो एक्स एंजाइम है जो डीएनए को कट करता है, बेसिकली यही है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, डीएनए को कट करता है। और वाई एंजाइम जो मिथाइल ग्रुप ऐड करता है वो है मिथाइलेस, डीएनए मिथाइलेस, जिसके वजह से बैक्टीरिया का खुद का डीएनए बचा रहता है। तो वही बात कर रहा है। तो ये कहानी था 1963 का। तो 1963 में ये डिस्क्राइब हुआ कि बैक्टीरिया का सेल जो है वो रेस्ट्रिक्ट कर रहा है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज मतलब वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया वायरस का ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, कैसे? तो उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए दो एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है। एक है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो वायरल का डीएनए को कट करेगा वेरियस सेगमेंट्स में, ताकि वो रेप्लिकेट मल्टीप्लाई नहीं कर पाता। तो वायरस का डीएनए को कट कर लिया, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से बैक्टीरिया का खुद का डीएनए को बचाने के लिए कौन है? डीएनए मिथाइलेज, जो मिथाइल ग्रुप ऐड कर देगा, स्टेटमेंट देगा वायरल डीएनए। वायरल डीएनए में क्यों ऐड करेगा? बैक्टीरियल डीएनए, ताकि उसका डीएनए प्रोटेक्टेड रहे, कट ना हो, डीएनए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट ना हो, मिथाइल ग्रुप एटोजन से कट नहीं होगा। वही कहानी दे के रखा हुआ है। तो इस प्रकार से ये एक्स मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का डिस्कवरी हुआ 1963 में। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का कहानी हमने देखा। नेक्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नेमिंग देखते हैं। बहुत ही सिंपल नेमिंग है। इको R1, आप लोग ऐसा तो है नहीं कि पहला बार पढ़ रहे हो। इको R1 एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम है। देखो तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम कैसे पड़ता है इको R1? तो पहला लेटर जो होता है वो जीनस समझाता है, नेक्स्ट टू लेटर स्पेसीज समझाता है, ये लेटर आपका ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन समझाता है, स्ट्रेन समझाता है कौन सा स्ट्रेन में कल्चर हो रहा है, और उस स्ट्रेन से कौन सा नंबर में आइसोलेट हो रहा है ये आइसोलेशन समझाता है, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। जैसे इको R1 आया है, ये कौन सा बैक्टीरिया से आया? एस्चेरेसिया कोली। तो एस्चेरेसिया में ये जो जीनस है, जीनस में एस्चेरेसिया है, तो पहला लेटर ई ले लिया। स्पेसीज क्या था? कोली, तो CO ले लिया नेक्स्ट टू लेटर। आर क्या? स्ट्रेन, याद रखना RY13 स्ट्रेन था इसका, यानी रोमन नंबर है, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन इंडिकेट कि इस स्ट्रेन से ये पहला आइसोलेट हुआ। मान लो RY13 से तीसरा नंबर आइसोलेट होता तो इसका नाम होता इको R3। ओके, इस प्रकार से। तो नेमिंग भी बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो आपको हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट दे देगा, सपोज पकड़ लो रोहितोसास सिंगियानस, ठीक है। रोहितोसास सिंगियानस एक बैक्टीरिया है, पकड़ लो इस बैक्टीरिया का स्ट्रेन है, पकड़ लो तुम्हारा GCTY। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम क्या है? रोहितोसास सिंगियानस। फिर इसका सब स्पेसीज जीनस है GCTY। इसमें से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चौथा वाला आइसोलेट किया जा रहा है, चौथा नंबर में। बताओ उसका नाम क्या होगा? तो उसका नाम होगा RSIG4। वाह, क्या नाम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का, मेरे ऊपर नाम है, ठीक है। कभी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम निकाला, हालांकि मेरा रिसर्च मोलस्का पे चल रहा है, मोलिकुलर बायोलॉजी कैंसर रिलेटेड है, कभी इस पे भी पहुंचा तो जरूर ये करेंगे, ठीक है। याद रखना, समय है, कर लेंगे कुछ। तो समझ में ऐसा नामकरण करोगे गधो सब। नेक्स्ट,
तो EcoR1 का नाम देख लिया हमने। तो दुनिया का पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है? तो पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो है HindII। पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दुनिया का नाम क्या है? HindII। तो H क्या है? जीनस क्या था? हेमोफिलस, H आ गया। IN क्या था? इन्फ्लुएंजा स्पीसीज। D क्या था? स्ट्रेन। N2 क्या था? ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। अब बोलोगे सर अगर रोमन नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन समझाता है तो 2 तो सेकेंड ऑर्डर में होगा, फर्स्ट ऑर्डर में कैसे होगा? तो पहला दुनिया का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम HindI होना चाहिए था। HindII आप क्यों बोल रहे हो? तो हाँ इस वाले से HindI ही आइसोलेट होता, बट वो सारा क्राइटेरिया बायोटेक में जो यूज होता है फुलफिल नहीं कर रहा था, बीच से नहीं कट कर रहा था, एंड से कट कर रहा था, और बहुत सारा इश्यू था। और ये वाला स्पेसिफिकली अंदर से जाके कट कर रहा है, तो इसलिए इसको हमने कंसिडर नहीं किया, इसको हम कंसिडर करते हैं पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, इस प्रकार से। नाउ नेक्स्ट सवाल है हाउ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वर्क, उसी का ये भी आंसर है, मैं बता रहा हूँ अभी। सो ये पकड़ लो डीएनए है, तो ऐसा नहीं कि जैसे रेप्लिकेशन एक स्पेसिफिक रीजन से स्टार्ट होता है उसे हम कहते हैं ओरी, वैसे ही आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हर जगह रैंडमली कट नहीं करता। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम स्पेसिफिक सीक्वेंस को रीड करके कट करता है, उसे हम कहते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस। क्या कहते हो? रिकॉग्निशन सीक्वेंस। और रिकॉग्निशन सीक्वेंस कैसा होना चाहिए? पैलिंड्रोमिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पैलिंड्रोमिक होना चाहिए। पैलिंड्रोमिक का मतलब दोनों तरफ से सेम रीडिंग, जैसे मल यलम यलम, इस प्रकार से। तो इधर से जाओ तो भी मलयालम, इधर से आओ तो भी मलयालम ही नाम पढ़ोगे। अब तो इसका मतलब 5 प्राइम है GAATTC 3 प्राइम ऐसा है, ठीक है। तो तुम मत समझना, देखो डीएनए का रेस्पेक्ट में बात करें तो डीएनए को कट करेगा, तो समझाने के लिए मैंने बता दिया। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जब डीएनए को कट करेगा आपका, तो आप ये मत समझ लेना कि सर ये रहा आपका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस और इसी को हम कर देंगे। डीएनए कैसा होता है? डबल स्ट्रैंड। तो एक अगर 5 to 3 अगर ये सीक्वेंस है तो दूसरा क्या होना चाहिए? 3 to 5। तो इधर से भी रीडिंग सेम होना चाहिए। तो इधर का रीडिंग क्या था? GATTC, तो इधर का भी रीडिंग वही होगा GAATTC। हालांकि आप कॉम्प्लीमेंट्री करो तो मैच हो जाएगा, बस मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि इधर से भी रीडिंग सेम है और इधर से भी सेम है। आप बोलोगे कैसे सेम है? यहाँ G है तो यहाँ C है। अरे मूर्ख, 5 प्राइम to 3 प्राइम का एंड में क्या है? GATTC। तो इधर से भी पढ़ो 5 प्राइम to 3 प्राइम क्या है? GATTC। और ये स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस है EcoR1 के लिए, अभी दिखाऊंगा मैं किसके लिए है? EcoR1 के लिए। सो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज करेगा स्पेसिफिक सीक्वेंस डीएनए में, हर जगह नहीं, उस सीक्वेंस को हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। खासियत क्या है? रीड सेम फ्रॉम बोथ साइड। और ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा? कट करेगा, देखेंगे वो कट। जैसे कि GATTC आपका किसका है? EcoR1 के लिए 6 बेस पेयर का, 4 बेस पेयर का भी होता है, HindII का भी 6 बेस पेयर ही था। हाँ दिखा रहा हूँ यहाँ मैं, जैसे ये HindII का बात लिखा हुआ है, तो HindII कट करेगा डीएनए मॉलिक्यूल को एक पर्टिकुलर पॉइंट में बाय रिकॉग्नाइजिंग स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर, उसे हम क्या कहते हैं? रिकॉग्निशन सीक्वेंस। और रिकॉग्निशन सीक्वेंस कैसा होना चाहिए? पैलिंड्रोमिक होना चाहिए। अब कट कैसे करेगा? जैसे कि GATTC तो हो गया यहाँ में जो हमने देखा, अब GATTC में कहाँ कट करेगा? ध्यान रखना है ये सब। तो GATTC में सेंटर में कट नहीं करेगा, क्योंकि सेंटर में कट करने से क्या हो जाएगा? देखो GAATTC LO 3 प्राइम, फिर यहाँ में क्या होगा? CTTAAG LO आपका 5 प्राइम। सो अगर सेंटर में कट कर दिया तो क्या हो गया? ऐसा बॉक्स जैसा बन गया, इसे हम कहते हैं ब्लंट एंड। इसका तो बायोटेक में ज़्यादा कुछ काम है नहीं, कैसे जोड़ोगे इसको? तो सेंटर पे कट नहीं करता भाई, नहीं करता। कहाँ कट करता है? इट कट अवे फ्रॉम दिस सेंटर, ये रहा सेंटर, तो अवे फ्रॉम दिस सेंटर बिटवीन 2 बेसेस। जैसे EcoR1 स्पेसिफिकली G और A का बीच में कट करता है, बिटवीन 2 बेसेस ऑफ सेम बेसेस इन द अपोजिट स्ट्रेन ऑल्सो। यहाँ में भी सेम G का बीच में, नॉट इन दिस सेंटर। सेंटर वाले से कट करके हमें फायदा नहीं है। सो कहाँ से कट करेगा? अवे फ्रॉम द सेंटर बिटवीन 2 बेसेस ऑफ अपोजिट का भी सेम होना चाहिए। तो कट अवे फ्रॉम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, कट लिटिल अवे फ्रॉम द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का सेंटर से एट सेम 2 बेसेस ऑफ अपोजिट स्ट्रैंड, जिसकी वजह से ओवर हैंगिंग स्ट्रेच बनेगा, दिखा रहा हूं मैं उसे कहेंगे स्टिकी एंड। उसे क्या कहोगे? स्टिकी एंड। जो बाद में कॉम्प्लीमेंट्री होके हाइड्रोजन बॉन्ड बना के जीन ऑफ इंटरेस्ट और वेक्टर के साथ जुड़ जाएगा। और आप जोड़ने के लिए कौन हेल्प करेगा? डीएनए लाइगेस। बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, डोंट वरी। सोचोगे क्या हो रहा है? 1 सेकंड रुक जा भाई, 1 सेकंड रुक जा। ये लो, तो ये मान लो वेक्टर डीएनए किताब का ही डायग्राम है। ये क्या है? आपका वेक्टर डीएनए है, ठीक है। EcoR1 के लिए तो इसका सीक्वेंस क्या होगा? GATTC, और इधर से भी सेम
तो फॉरेन डीएनए भी सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, अब मैं बोल रहा था ना कि जीन ऑफ इंटरेस्ट और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से दोनों को कट करना है, क्यों? ताकि दोनों का रीडिंग सेम रहे। इको R1 है तो यहाँ में भी GATTC को पहचानेगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट में भी GATTC को पहचानेगा। उससे क्या फायदा होगा? देखो ये क्या करेगा, कट लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर है, देखो यहाँ कट किया तो यहाँ में भी यहाँ, और ये यहाँ नहीं, इसके बीच में कट करेगा। तो यहाँ जब कट किया तो ये पार्ट उड़ के चला गया, देखो निकल गया। यहाँ में जब कट किया तो ये वाला पार्ट हट जाएगा, ये देखो हट गया। तो ये मेरा था जीन ऑफ इंटरेस्ट, और ऐसा एंड को ओवर हैंगिंग स्ट्रेच जो बना इसी को बोलते हैं स्टिकी एंड, और ऐसा ऐसा गोटा गोटा बन जाता तो इसे कहते हैं ब्लंट एज, जो कि काम नहीं है। तो सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करने का क्या फायदा है कि देखो अब ये जीन ऑफ इंटरेस्ट अगर ये वेक्टर के पास आया तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा। यहाँ क्या है टी, तो यहाँ क्या है टी ए टी ए टी, तो ये यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा और जुड़ जाएगा इस प्रकार से। देखो लाइगेज का मदद से जुड़ जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड बना के। तो ये हो गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसमें से लाल है आपका वेक्टर और ये है आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट, इसलिए सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करना है। मान लो एज फॉर एग्जांपल, मान लो ये इको R1 से कट कर दिए और यहाँ में ये सीक्वेंस आ गया, और यहाँ में मान लो तुम कोई एक पकड़ लो हिंड 2 से, उसका सीक्वेंस मुझे याद नहीं, पकड़ लो हिंड 2 से कट कर दिया, तो हिंड 2 में ना सपोज ऐसा आता TCCA ऐसा करके, तो क्या यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री होगा? नहीं होगा। इसलिए सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से दोनों को कट करना है ताकि इस प्रकार से ये कॉम्प्लीमेंट्री होकर जुड़ जाए। इस प्रकार से वो काम करता है। सो काफी बार विजुअल्स भी हमारे लिए जरूरी है। ओके ओके। सो स्टिकी एंड बनेगा, स्टिकी एंड कॉम्प्लीमेंट्री होकर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा बिटवीन जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड वेक्टर एंड टुगेदर जॉइन हो जाएगा विद हेल्प ऑफ डीएनए लिगेज। और याद रखना हर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो होता है स्पेसिफिक होता है हर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए, बोला ना। जैसे इको R1 का सीक्वेंस स्पेसिफिक है GATTC, उसको चेंज नहीं कर सकते। उसी प्रकार से हर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का अपना खुद का एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है। और आज तक 900 से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेट हो चुका है फ्रॉम 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। ये ज्यादा थोड़ा नंबर है बट एनसीईआरटी का सबसे यही डाटा है, तो इसको याद रखना। 900 से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहाँ से? फ्रॉम 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। ये हो गया। तो हमने यहाँ देख लिया आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम देख लिया हमने, ठीक है। उसके बाद कैसे क्या नामकरण था सब देख लिया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, कि सेपरेट कैसे करेंगे, आइसोलेट कैसे करेंगे। वेरी सिंपल है। सेपरेट एंड आइसोलेट करने के लिए आप क्या करोगे? फिर से बता रहा हूँ, डीएनए कट हो गया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने कट कर दिया। अब अलग अलग साइज से सेपरेट करने के लिए आप क्या करोगे? अगर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस साइज के बेसिस में सेपरेट हो जाएगा। अब उसको आइसोलेट करने के लिए देखने के लिए आप क्या दोगे? इथिडियम ब्रोमाइड। दिखाई देगा? नहीं। यूवी रेस में दोगे तो आपको ऑरेंज बैंड दिखाई देगा, तो उसको कट करके इल्यूजन करके निकालोगे। वही बात हो रहा है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो डीएनए को कट कर दिया फ्रेगमेंट में, इस फ्रेगमेंट को सेपरेट करेगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगर उस जेल यूज होता है, ठीक है। डीएनए नेगेटिवली चार्ज है तो डीएनए फ्रेगमेंट क्या करेगा? मूव करेगा टुवर्ड्स एनोड, पॉजिटिव की ओर, अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द मैट्रिक्स मीडियम, या फिर हम मैट्रिक्स कहते हैं। और मोस्ट कॉमनली यूज जेल कौन है? अगारोस जेल। तो ये नेचुरल पॉलीमर है जो एक्सट्रैक्टेड होता है सीवीड से, जेलिडियम ग्रासिलिया, जो रेड एल्गी में है। तो जितना ही बड़ा रहेगा उतना ही पीछे, जितना ही छोटा रहेगा उतना ही उधर जाएगा। और डीएनए फ्रेगमेंट अकॉर्डिंग टू देयर साइज मूव करेगा। स्मॉलर फ्रेगमेंट उतना ही ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। और ये सेपरेटेड डीएनए को अगर आपको विजुअलाइज करना है तो फर्स्ट स्टैंड करोगे इथिडियम ब्रोमाइड के साथ एंड देन ऑब्जर्व करोगे यूवी रेस में, फिर ब्राइट ऑरेंज बैंड आपको अपेयर होगा, दिखा रहा हूँ वो भी। और होगा तो वहां से अपेयर होगा बैंड, उस बैंड को आप कट करोगे और अगर उस जेल से बाहर लाओगे, एक्सट्रैक्ट करोगे जेल पीस से, उसी को आप क्या बोलते हो? इल्यूजन। और अब ये जीन ऑफ इंटरेस्ट जो आपको मिल गया, इसको आप जोड़ दोगे किसके साथ? क्लोनिंग वेक्टर के साथ, ताकि आपका क्या बन जाए? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाए। सेम चीज नाच रहा है बस, और कुछ नहीं है। आते हैं क्लोनिंग वेक्टर में, बट ये भी थोड़ा दिखा रहा हूं मेरे को। डोंट वरी, सब देखते चलेंगे ताकि कुछ गड़बड़ ना लगे। अरे 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 अरे, ये रहा। तो डीएनए निकालने के लिए, ये तो डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। डीएनए निकालने के लिए क्या होगा? प्लांट सेल हो या फिर बैक्टीरिया का सेल या एनिमल का सेल, आप लाइसोजाइम से ट्रीट करोगे ताकि आपका सेल मेम्ब्रेन टूट जाए। सेलुलेस यूज करोगे ताकि प्लांट का सेल वाल टूट जाए। काइटिनेस यूज करोगे ताकि फंगस का काइटिन का सेल वाल टूटे। अब इस सेल से आप डीएनए को निकालोगे। डीएनए को निकालने के लिए ये सब दे दिए, उसके बाद सेल वाल को तो तोड़ दिया ये। उसके बाद आप क्या करोगे? आरएनए को तोड़ने के लिए आरएनएस, लिपिड को तोड़ने के लिए लाइपेस, प्रोटीन को तोड़ने के लिए प्रोटीएस, फिर चिल्ड इथानॉल दोगे
तो आपका डीएनए इस प्रकार से प्रिसिपिटेट हो जाएगा। इसी को निकालने को आप क्या बोलोगे, स्पूलिंग। ये देखो इसमें मिक्स हो रहा है, चिल इथानॉल डीएनए प्रिसिपिटेट हो गया। उसके बाद इस डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने अलग अलग में कट कर दिया, फिर ऐसा सेपरेट होगा। सेपरेट एक्चुअल में जेल जो है इलेक्ट्रोफोरेसिस का सेटअप ये है, इलेक्ट्रिक करंट एंड ऑल दिस। तो इस प्रकार से बैंड सेपरेट हो जाएगा। ये एनसीईआरटी का फिगर है, यहाँ क्या दिखा रहा है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस शोइंग माइग्रेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड लेन 1। ये लेन 1 में टूटा ही नहीं है, डीएनए तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दिया, काम ही नहीं किया, तो देखो सेपरेट ही नहीं हुआ है। एंड डाइजेस्टेड सेट ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट फ्रॉम लेन 2 to 4। सो 2, 3 और 4 में डीएनए फ्रेगमेंट कट हुआ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, तो अलग अलग सेपरेट हुआ है। इसमें तो सेपरेट ही नहीं हुआ है। तो ऐसा हाइपोथेटिकल फिगर आपको एग्जाम में पूछ देगा, ठीक है, कि बताओ यार यहाँ सेपरेट ही नहीं हुआ, मतलब यहाँ डीएनए कट ही नहीं हुआ फ्रेगमेंट में। तो इस प्रकार से आपका वो काम हो जाएगा। और बाद में फाइनली इथिडियम ब्रोमाइड होगा, तो इस प्रकार से अरेंजमेंट दिखा देगा। इसी डीएनए को जेल से जब कट करके निकाल के लाओगे तो उसी को हम बोलते हैं अगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। आई होप दिस इज क्लियर। ओके नेक्स्ट हमने ये भी देख लिया, आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम देख लिया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसे कट काम करेगा और सेपरेट हो गया। नेक्स्ट है डालोगे किसमें, क्लोनिंग वेक्टर में। क्लोनिंग वेक्टर कौन है, प्लाज्मिड है, बैक्टीरियोफेज है, जिसका प्लाज्मिड क्या है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है बैक्टीरिया का, जिसका हाई कॉपी नंबर होता है, ठीक है। नाउ क्या है क्लोनिंग वेक्टर, ये वो डीएनए जो कैरी करेगा मेरा एलियन डीएनए, जीन ऑफ इंटरेस्ट, ताकि होस्ट में जाए। इसके पास कैपेबिलिटी है कि ये होस्ट के अंदर में रेप्लिकेट करेगा, क्योंकि इसका पास क्या है, ओरी। मोस्ट कॉमन क्या है, प्लाज्मिड बैक्टीरियोफेज। किसी किसी प्लाज्मिड का 1 से 2 कॉपी नंबर होता है, एक सेल में 1 से 2 ही बनेगा। किसी किसी का 15 से 100 भी होता है हाई कॉपी नंबर। और बैक्टीरियोफेज वायरस का तो हाई कॉपी नंबर ही होता है, वो वैसे भी ज़्यादा ही रेप्लिकेट करता है। नाउ हम कौन सा वेक्टर को लेंगे, हम उसी वेक्टर को लेंगे जिसका हाई कॉपी नंबर हो, ताकि उस वेक्टर में जब जीन ऑफ इंटरेस्ट डालो तो जीन ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत बार डिवाइड करे और प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बने। तो फीचर ऑफ सुइटेबल वेक्टर, कौन सा वेक्टर लोगे, मान लो ऐसा एक वेक्टर है, कौन सा वेक्टर लोगे। हाँ, तो हम वो वेक्टर लेंगे जिसमें ओरी तो होना ही पड़ेगा। ओरी के साथ साथ और क्या चाहिए होगा, सेलेक्टेबल मार्कर चाहिए। क्या चाहिए बता रहा हूँ, क्लोनिंग साइट चाहिए। क्लोनिंग साइट नहीं रहेगा तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहाँ कट करेगा। और वेक्टर फॉर प्लांट एंड एनिमल भी हम देखेंगे। मान लो काम कर रहे हो प्लांट पे और एनिमल वाला वेक्टर ले रहे हो, काम नहीं करेगा। इसी प्रकार से तो कौन सा वेक्टर लगे उसके लिए हम क्या देखेंगे, ओरी, सेलेक्टेबल मार्कर, फिर आप देखोगे क्लोनिंग साइट एंड किसके लिए वेक्टर ले रहे हो वो सब देखोगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सुइटेबल वेक्टर 2026 का क्वेश्चन। सो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये तो पता ही है, ओरी तो होना ही पड़ेगा। ओरी क्या है, स्पेसिफिक डीएनए का सीक्वेंस है जो रेस्पॉन्सिबल होता है क्या चीज के लिए, रेप्लिकेशन के लिए। कोई भी पीस ऑफ डीएनए या एलियन डीएनए अगर आप डाल दोगे ओरी वाले वेक्टर के साथ, तो वो रेप्लिकेट करेगा विद इन होस्ट ओनली व्हेन इट इज इंटीग्रेटेड विद इन दिस सीक्वेंस। विद इन दिस सीक्वेंस का मतलब ओरी में नहीं है। आप ये मान लो ओरी है, इसी में जीन ऑफ इंटरेस्ट को डाल दोगे तो नहीं होने वाला, ठीक है। ओरी का मतलब है, ये लाइन का मतलब ये रहा ओरी, और उसी में तुम जीन ऑफ इंटरेस्ट बगल में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करके डाल दिए, तो वो रेप्लिकेट करेगा। और याद रख लेना, ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये कंट्रोल करता है कॉपी नंबर ऑफ लिंक डीएनए। कितना जाके 10 कॉपी बनेगा, 20 कॉपी बनेगा, वो कौन डिसाइड करता है, तो ओरी डिसाइड करता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। नेक्स्ट सेलेक्टेबल मार्कर, नाम से पता चल रहा है सेलेक्टेबल मार्कर है, ठीक है। ये क्या करेगा, ये सेलेक्ट करेगा। किसको सेलेक्ट करना बायोटेक में, हमें बताओ। जिस बैक्टीरिया में मेरा रिकॉम्बिनेंट नहीं गया है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, उसको कल्चर करके कोई लाभ है क्या, खाना पीना खिला के इतना डिवाइड करवा का लाभ है, नहीं। उसको हमें कल्चर ही नहीं करना, हमें उस बैक्टीरिया को कल्चर करना है जिसमें मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट वेक्टर के साथ गया, ताकि वो रेप्लिकेट करे और मेरे को सिर्फ डिजायर प्रोडक्ट मिले। तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए बहुत सारा डीएनए सीक्वेंसेस रहता है जो हमको हेल्प करता है। उसी डीएनए सीक्वेंस को हम कहते हैं सेलेक्टेबल मार्कर। समझ में आएगा, डोंट वरी। सो ये क्या है, ये सीक्वेंस है वेक्टर में, सेलेक्टेबल मार्कर डीएनए का सीक्वेंस, जो हमको हेल्प करेगा किस में, आइडेंटिफाई करके इलिमिनेट करने के लिए नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, और किससे, फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेंट, क्योंकि मेरा यही काम का है। अलाउइंग द ग्रोथ ऑफ ओनली ट्रांसफॉर्मेंट, ताकि मेरा सिर्फ ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो करे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को आइडेंटिफाई करके इलिमिनेट कर जाए। यही इसका काम है सेलेक्टेबल मार्कर का, डीएनए का सीक्वेंस है। कैसे, तो वो भी बताएंगे। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले एक आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर होस्ट इक्वलाई के लिए समझो। आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर, इसका नाम है PBR322। ये P मतलब प्लाज्मिड, B मतलब ये बोलिवर एंड रोड्रिग्स नाम के साइंटिस्ट थे, ठीक है, एंड 322 उसका नंबर ध्यान रखना। तो ये जो आर्टिफिशियल आपका वेक्टर है PBR322,
इसी प्रकार से एक ये भी था प्लाज्मिड यूसी PUC एड वेक्टर, ये प्लाज्मिड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का वेक्टर था, बताएंगे इस पर भी आएंगे, डोंट वरी। सो PBR 322 जो है इसका पास ये है PBR 322, ठीक है। तो सबसे पहले इसको याद कराता हूँ, देखो ये है PBR 322। तो यहाँ याद रख लेना 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, सेलेक्टेबल मार्कर जो है 2 है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, यह है एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, यह है टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन, ओके। नाउ सी, तो पहले ए आएगा बाद में टी आएगा। अब उसके लिए अब नेक्स्ट एक लाइन याद रख लेना, आपको एक लाइन याद रख लेना है, पापा ई का है बमसल पे। एक बच्चा है कोचिंग जाना चाहता है, इस कोचिंग का नाम है बमसल, तो बच्चा वही पूछ रहा है पापा ई का है बमसल पे, बमसल नहीं बमसल, ठीक है। ऐसे करके आप याद रख लेना तो आपको रिस्ट्रिक्शन साइट याद हो जाएगा। क्या है तो देखो पापा ई का है बमसल पे, बस खत्म। सो ये PBR 322 वेक्टर है जिसमें 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, यहाँ में है ओरी, यहाँ में ROP रीजन। ROP मतलब क्या है, ये प्लाज्मिड को डिवाइड करने के लिए प्रोटीन चाहिए कि नहीं चाहिए होगा, वो प्रोटीन कहाँ से बनेगा, ये ROP से बनेगा। उसके अलावा कितना रेस्ट्रिक्शन साइट है, 8 है, यहाँ में 2, फिर यहाँ में 3, 1 2 कितना हो गया आपका 2 5 7 और एक ROP में भी है, 8 रेस्ट्रिक्शन साइट है। और वो 8 रेस्ट्रिक्शन साइट याद करने के लिए आप याद रख लेना पापा ई का है बमसल पे। पा से क्या है, P से PST1, फिर P से PBU1 पापा से। आप कौन सा कंफ्यूजन होगा तो याद रखना S पहले आता है V बाद में आता है। फिर E से इक्वार1, का से याद रखना क्ले1, का है से याद रखना हिंड3 हिंड2 नहीं। फिर बम से याद रखना बम-H1, सल से याद रख लेना सल1, और यहाँ से याद रखना पापा ई का है बमसल पे से याद रखना PBU2। तो पहले PBU1 आया तो ऑब्वियसली बाद में PBU2 आएगा। ROP क्या है, कोड करेगा प्रोटीन जो इन्वॉल्व होगा रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, ये वेक्टर के लिए। सो PBR 22 में कितना रेस्ट्रिक्शन साइट है, 8, जिसमें से एम्पिसिलिन में 2 है और टेट्रासाइक्लिन में 2 है। यहाँ कौन है पापा, यहाँ बमसल वाला है, और ये सब रेस्ट्रिक्शन साइट है, देखेंगे इसका भी काम क्या है। तो इसका मैं कंसेप्ट दे रहा हूँ, देखो हाँ पकड़ लो, ये एक बैक्टीरिया है इकोलाई है, इसमें मैं PBR 322 दिया, अच्छे से देखो एक बार, PBR 322 यहाँ दे दिया, और इस इकोलाई को मैं टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक दिया, ध्यान देना टेट्रासाइक्लिन। तो बताओ ये इकोलाई बचेगा ना मरेगा, फटाफट मन में आंसर बताओ, फटाफट बता दिए, अब मैं बता रहा हूँ। तो ये इकोलाई मर जाएगा। अब बोलोगे हाँ इसमें तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था, फिर टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक देने के बाद कैसे मर गया? भाई इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, कौन सा है? एम्पिसिलिन एंड सॉरी टेट्रासाइक्लिन। इसको हम दूसरा नाम बदल देते हैं इसका कैनामाइसिन पकड़ लो, सो सॉरी ओके, कैनामाइसिन मेरे को, अच्छा कोई ना, अगर चलो मैं जो मरेगा कब, सो सॉरी टेट्रासाइक्लिन देगा तो बच जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन था, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन है इस वेक्टर के पास। बट मान लो कैनामाइसिन दूंगा इस इकोलाई में, और इस इकोलाई के पास PBR 322 भी है, तो क्या इकोलाई मरेगा ना बचेगा? ये मर जाएगा। क्यों? क्योंकि इस इकोलाई को कैनामाइसिन एंटीबायोटिक से कोई रेजिस्टेंस नहीं प्रोवाइड कर पाएगा। बट यहाँ मैं टेट्रासाइक्लिन दूँ तो हाँ बच जाएगा, क्योंकि ये वेक्टर है इसके पास, नेचुरली तो इसके पास कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं है, बट PBR 322 के पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, टेट्रासाइक्लिन है, तो इन दोनों में से कोई भी एंटीबायोटिक दोगे तो ये नहीं मरेगा। ठीक है, ये कंसेप्ट हम लोग का बहुत काम आने वाला है, देखते हैं। तो एंटीबायोटिक एग्जांपल क्या हो जाएगा सेलेक्टेबल मार्कर का? एक तो होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, ठीक है, वही सेलेक्ट करने में हेल्प करेगा। कैसे देखेंगे? क्या क्या, जैसे कि एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन हो सकता है, क्लोरिमफेनिकोल हो सकता है, हालांकि PBR 322 में हम यही 2 देख रहे हैं। और एक है लेगजेट जीन। लेगजेट जीन है जो बीटा गैलेक्टोसाइडिस के लिए कोड करेगा, ये भी कैसे काम करेगा हम थोड़ा देर में देखेंगे, अभी के लिए छोड़ो, पहले ये देखते हैं। सेलेक्टेबल मार्कर है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो सेलेक्ट करने में हेल्प करेगा, कैसे तो देखते हैं, डोंट वरी। सो दिस सेलेक्टेबल मार्कर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, सेलेक्टेबल मार्कर है इकोलाई के लिए। नॉर्मल इकोलाई के पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं होता। अभी अच्छे से देखना, यहीं से मैं क्लियर करा रहा हूँ, या फिर मैं यहाँ लेके चलता हूँ अपना वाला जो राइटअप है क्लास वाला, ताकि गड़बड़ ना हो। ये लो, सब तो पता है, पापा ही का है बमसल पे, ये रहा। अब कंसेप्ट को देखो, अरे ठीक है चलो। तो ये मान लो ट्यूब में मैंने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लिया बम-H1, देखो कौन सा लिया, बम-H1।
फिर फॉरेन डीएनए ले लिया मैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट ले लिया। दोनों देखो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट करेगा, होस्ट को इकोलाई जो है उसमें डालेगा, और वेक्टर को कट करेगा, PBR322 को कट करेगा बम H1। ठीक है, मैं अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को वहाँ डाल दिया बम H1 में, तो बम H1, हाँ बमसल पे ही आएगा ना, टेट्रासाइक्लिन रीजन पे आता है। ये सब चीज़ें ऐसा नहीं समझा सकते। देखो यहाँ में मैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लूँगा बम H1, ध्यान देना बम H1। फिर यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा, मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए मुझे, वो कहाँ जुड़ना चाहिए, वेक्टर के साथ जुड़ना चाहिए। पकड़ लिया मैं, प्लाज्मिड ले लिया, फिर जोड़ने के लिए लाइगेज चाहिए, और वो वेक्टर फाइनली इकोलाई के पास जाना चाहिए। तो ये जब किया मैंने, तो यहाँ में मेरे पास 3 कंडीशन आ सकता है। एक केस आ सकता है कि ये जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है, ये मेरा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट वेक्टर इसमें गया ही नहीं, आपका इकोलाई में होस्ट में गया ही नहीं, पहला केस ये हो सकता है। दूसरा केस हो सकता है कि मेरा सिर्फ ये वेक्टर ही अंदर गया, PBR322 वेक्टर, जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें जुड़ा ही नहीं। और तीसरा केस हो सकता है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया। तो सबसे पहले नाम सुनो, तो 3 पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी है जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया ही नहीं, और जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं गया उसको क्या बोलोगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अब जिसमें ये प्लाज्मिड चला गया, ओनली PBR, जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं लगा है, देखो, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट, बट कैसा, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्म तो हुआ है बट नॉन रिकॉम्बिनेंट। और एक ऐसा होगा जिसमें देखो मेरा बम H1 था ना, बम H1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में, तो कहाँ कट करेगा, ये टेट्रासाइक्लिन वाले जगह थ्रू में कट करेगा, और बम H1 वाला कट हो जाएगा, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ का लग जाएगा। तो एक ऐसा पॉसिबिलिटी है जहाँ मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट जाके लगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जाके घुसा, तो इसको मैं बोलूँगा ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट। अब आप मेरे को फटाक से मन में बताओ किसको कल्चर करोगे, इन तीनों में से किसको कल्चर करोगे। इसको कल्चर करके लाभ है नहीं है, क्योंकि यहाँ रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ही नहीं। इसको कल्चर करके लाभ है नहीं, क्योंकि यहाँ वेक्टर है माना, बट मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट तो ही नहीं। तो मेरे को किसको कल्चर करना है, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट को कल्चर करना है। और वो कल्चर करने में मेरे को कौन हेल्प करेगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, क्योंकि बम H1 कहाँ में था, टेट्रासाइक्लिन में था, तो वहीं में कट हुआ है। तो अभी देखो, तो ये तो हो गया। उसके बाद अरे कोई नहीं, चलो कोई नहीं, हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं किया, नो रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो इसको अब मैं एंटीबायोटिक दूंगा, 2 प्लेट में यूज कर रहा, रेप्लिका प्लेटिंग में बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसको जब मैं यहाँ में डाला, आपका नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को मैं जब डाल दूंगा एम्पीसिलिन में, तो बताओ मरेगा ना बचेगा। ये तो नॉर्मल इकोलाई है, इसमें PBR322 गया ही नहीं, मतलब रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक का रहेगा नहीं, तो मरेगा, इसमें भी मरेगा, टेट्रासाइक्लिन में भी। और जिसमें सिर्फ PBR322 है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं लगा, वो एम्पीसिलिन में मरेगा ना बचेगा, बचेगा। और टेट्रासाइक्लिन में भी बचेगा, क्योंकि PBR322 के पास एम्पीसिलिन भी है, टेट्रासाइक्लिन भी है, एम्पीसिलिन भी है, टेट्रासाइक्लिन भी है, तो नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट दोनों में बच जाएगा। और तीसरा केस जहां ये जीन ऑफ इंटरेस्ट मेरा आ चुका है, कहां में, टेट्रासाइक्लिन के जगह में, मतलब टेट्रासाइक्लिन हट चुका है वहां से, तो इस केस में एम्पीसिलिन दूंगा तो बचेगा, और टेट्रासाइक्लिन दूंगा तो मरेगा। तो मैं ये वाला केस को समझ जाऊंगा, ये मेरा रिकॉम्बिनेंट है। जो दोनों में मर गया, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जो दोनों में बच गया, वो है आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। और जो एम्पीसिलिन में बचा, टेट्रासाइक्लिन में मर गया, वही है मेरा रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। इस प्रकार से मैं इस वाले को सेलेक्ट करके मैं कल्चर करना स्टार्ट कर दूंगा, दिखाता हूं मैं कैसे। तो ये दे दिया, ये तो सेम कहानी है, चलो कोई नहीं। तो क्या होने वाला है उसके बाद आपका, इसमें क्या होता है, आपका रेप्लिका प्लेटिंग किया जाता है। ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का जो कॉलोनी ग्रो कर रहा है, बैक्टीरिया का जो कॉलोनी ग्रो कर पाएगा, 3 पॉसिबिलिटी होने वाला है, ठीक है। ये रहा बैक्टीरिया का कॉलोनी ग्रो कर रहा है, तो इसमें 3 पॉसिबिलिटी होगा। इसका सेम रेप्लिका मैं बनाऊंगा, एक एम्पीसिलिन के लिए बनाऊंगा और एक टेट्रासाइक्लिन के लिए बनाऊंगा। पकड़ो, इधर 3 कॉलोनी ग्रो कर रहा है, देखो पकड़ लो। सपोज दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इस पर बहुत टाइम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन नहीं से आता है कंसेप्चुअल। ए बी सी 3 कॉलोनी है, आपको थोड़ी बैक्टीरिया दिखाई दे रहा है, इसमें से बताओ मेरा रिकॉम्बिनेंट कौन है, आप बता पाओगे नहीं। नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन है, नहीं बता पाएंगे हम। तो इसका मैं रेप्लिका प्लेटिंग होगा, 2 प्लेट में मैं इसको कल्चर करूँगा, सेम रेप्लिका, बट एक कौन सा मीडियम में, एम्पीसिलिन, और एक कौन सा मीडियम में, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक देके। तो जब एम्पीसिलिन लिया, मैंने देखा कि ये ए वाला ना कॉलोनी मर गया,
ये वाला कॉलोनी बच गया है, ये वाला कॉलोनी भी बच गया है, लाइव है, ठीक है, लाइव है। टेट्रासाइक्लिन में लिया तो ये वाला कॉलोनी मर गया है, ए वाला मर चुका है, ये तो बी था, ये सी था। और यहां में मैंने देखा बी वाला जो है वो जिंदा है और मैंने देखा सी वाला है वो मर गया है। तो ये एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन का केस है। तो जो दोनों में मर रहा था वो कौन था? नो आरडीएनए। दोनों में बच रहा है, देखो बी यहां भी बच रहा है, बी यहां भी बच रहा है, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन में भी। मतलब बी कौन है? जिसमें सिर्फ PBR322 गया है, जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं गया, मतलब नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। और सी देखो यहां बच गया और टेट्रासाइक्लिन में मर गया, मतलब यही था मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो बोलोगे सर ये मरा हुआ से कैसे निकालेंगे? अरे भाई हम ओरिजिनल कल्चर से लेंगे, ओरिजिनल कल्चर से हम निकालेंगे। तो ओरिजिनल कल्चर से इसको लेके अब हम कल्चर करेंगे लार्ज स्केल में, इसको निकाल के इसको हम लार्ज स्केल में कल्चर करेंगे। मुझे पता चल गया कि यही मेरा काम वाला चीज है, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। फटाक से अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट कर देना। सेम सेटअप है, यहां में बस मैंने आपका PBU1 यूज कर दिया। तो बताओ क्या होगा? एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन में पहला पॉसिबिलिटी नॉन रिकॉम्बिनेंट क्या होगा बताओ? दोनों में मरेगा। फिर आपका दूसरा केस नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है, यहाँ नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होगा, सॉरी नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। तो एम्पिसिलिन में क्या होगा? यहां भी बचेगा, यहां भी बचेगा, क्योंकि जीन ऑफ इंटरेस्ट है नहीं। और तीसरा केस था कि रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, तो वो एम्पिसिलिन में मरेगा, टेट्रासाइक्लिन में बच जाएगा। तो मैं सोचूंगा यही वाला कॉलोनी मेरे काम का है। क्यों एम्पिसिलिन में मरेगा? क्योंकि हमने PBU1 लिया, PBU1 लिया तो एम्पिसिलिन वाला कट करेगा। इस प्रकार से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन सेलेक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक भी कहते हैं। PBR322 के पास दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन। अगर डीएनए को लाइगेट किया BMH1 साइट ऑफ टेट्रासाइक्लिन में, तो टेट्रासाइक्लिन लॉस हो जाएगा, तो जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होगा तो मर ही जाएगा दोनों में। यहाँ में दे रहा है एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन में नॉन ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो नहीं करेगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट दोनों में ग्रो करेगा, और जो रिकॉम्बिनेंट होगा वो एम्पिसिलिन में ग्रो करेगा, टेट्रासाइक्लिन में ग्रो नहीं करेगा, तो मैं उसी को लूंगा। तो यहाँ से नॉन रिकॉम्बिनेंट जो है वो ग्रोथ करेगा बोथ मीडियम में, बट रिकॉम्बिनेंट ग्रो करेगा सिर्फ एम्पिसिलिन में। तो एम्पिसिलिन जो था हमको किसमें सेलेक्ट करने में हेल्प कर रहा है? बिटवीन ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। और टेट्रासाइक्लिन क्योंकि BMH1 यूज किया तो वो हमको रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट का बीच में सेलेक्ट करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन क्योंकि BMH1 नहीं काटा था, सलमान में एम्पिसिलिन हेल्प करता। बट ये प्रोसेस जो है देखो, एक ओरिजिनल कल्चर बनाया, फिर उसका दो प्लेटिंग किया, यहाँ से कर करके यहाँ से सेलेक्ट किया। सो सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ड्यू टू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक इज ए कम्बरसम प्रोसीड्यूर, काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीड्यूर है, बिकॉज इट रिक्वायर्स साइमल्टेनियस प्लेटिंग ऑफ 2 प्लेट्स यूजिंग डिफरेंट एंटीबायोटिक। दो अलग अलग प्लेट में डिफरेंट एंटीबायोटिक लेकर हमको करना है, तो वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड रिगोरस प्रोसेस है। तो इसका भी एक शॉर्टकट है, वेरी सिंपल शॉर्टकट, सेलेक्टेबल मार्कर, और वो है लेगजेट जीन। वो क्या है? लेगजेट जीन। मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आपको। पीपोजिया याद है, लेकोप्रिन, पीपोजिया। जेड क्या प्रोड्यूस करता था? लेगजेट जीन प्रोड्यूस करता था बीटा गैलेक्टोसाइडेस। बीटा गैलेक्टोसाइडेस क्या करता है आपका? लैक्टोज को तोड़ता था। लैक्टोज को किस में तोड़ता था? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो साइंटिस्ट ने इसी टेक्निक को यूज किया और उन लोगों ने एक अल्टरनेट सेलेक्टेबल मार्कर बना दिया इंस्टेड ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, ठीक है। और वो अल्टरनेटिव एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का बदली क्या है? लेगजेट जीन, जो बीटा गैलेक्टोसाइडेस के लिए प्रोड्यूस होगा। और उसके लिए जो वेक्टर है उसका नाम है PUC8 वेक्टर, तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने बनाया था, ठीक है। तो देखो बता रहे हैं, तो नॉर्मली क्या होता है, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेस ग्लूकोज को किस में तोड़ेगा? लैक्टोज को किस में तोड़ेगा? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ता है, नॉर्मली बात कर रहे हैं। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट में लेगजेट जीन तो आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेस बनाएगा, एक कलर सब्सट्रेट दिया, क्रोमोजेनिक सब्सट्रेट। तो अगर लेगजेट जीन है और बीटा गैलेक्टोसाइडेस अगर बनता है तो वो ये एंजाइम इस क्रोमोजेनिक सब्सट्रेट को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा, और वो प्रोडक्ट होता है ब्लू कलर का। और अगर लेगजेट जीन नहीं है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेस नहीं बनेगा, तो ब्लू कलर प्रोड्यूस नहीं होता। बता रहा हूँ अभी। और तो पकड़ लो, इसमें एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक भी है और ये है लेगजेट जीन। लेगजेट जीन, तो लेगजेट जीन क्या बनाता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेस, ओके। तो साइंटिस्ट लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट में क्या दिया? क्रोमोजेनिक सब्सट्रेट दे दिया, क्रोमोजेनिक सब्सट्रेट। क्रोमोजेनिक सब्सट्रेट को ये बीटा गैलेक्टोसाइडेस ब्लू कलर में कन्वर्ट करता है, प्रोडक्ट में ब्लू कलर।
और इस लेगजेट जिन के पास रेस्ट्रिक्शन साइट भी देकर रखा हुआ है, रेस्ट्रिक्शन साइट, अलग अलग एंजाइम का रेस्ट्रिक्शन साइट। तो अब सेटअप यूज किया इसको डिटेल में उतना नहीं जाना, PBR 322 कहता है, पकड़ लो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दे दिया, फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट दे दिया, फिर वेक्टर दे दिया, फिर होस्ट दे दिया, फिर सारा एंजाइम लाइगेज, सारा कंडीशन दे दिया, सब कुछ दे दिया। तो इसमें 3 पॉसिबिलिटी बनेगा। एक बनेगा ये कि बैक्टीरिया के पास नो रिकॉम्बिनेंट DNA। दूसरा पॉसिबिलिटी बैक्टीरिया के पास क्या बनेगा, सिर्फ PBU ये जाएगा, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन गया और आपका लेगजेट जीन गया, क्योंकि जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं गया। तीसरा पॉसिबिलिटी क्या बनने वाला है आपका कि इसमें एम्पिसिलिन तो है ही, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो लेगजेट जीन में है, तो यहाँ में जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया, ये देखो जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया। तो ये एक ही प्लेट में कल्चर होगा और उसमें एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक दे दिया जाएगा, एम्पिसिलिन। ये तीनों पॉसिबिलिटी को एक ही में कल्चर हो रहा है और एक ही बार में पकड़ा जाएगा। पिछले वाले में क्या था, एक ही में कल्चर हो रहा था, पहचान में नहीं आ रहा था, ABC कर रहे थे और उसको अल्टरनेट साइमल्टेनियस प्लेटिंग कर रहे थे, तब पहचान में आ रहा था। इस केस में क्या होता है, एक ही बार में पहचान में आएगा। देखो कौन सा एंटीबायोटिक दिया, एम्पिसिलिन, तो जिसमें रिकॉम्बिनेंट DNA नहीं गया तो बैक्टीरिया मर ही जाएगा। जिसमें नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट गया, ये बैक्टीरिया मरेगा नहीं मरेगा, क्या ये भी मरेगा नहीं, क्योंकि दोनों के पास एम्पिसिलिन तो ही नहीं मरेगा। बट ये बैक्टीरिया जो है आपका, सिंस इसका पास लेगजेट जीन है और यहाँ में ये लोग सब्सट्रेट दे देगा, कलर सब्सट्रेट, तो लेगजेट जीन बनाने को ऐसा ये बैक्टीरिया ब्लू कलर देगा। क्या कलर देगा, ब्लू कलर। और इसका पास लेगजेट जीन नहीं है, यहाँ में जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया, तो ये कलर नहीं देगा, ये व्हाइट कॉलोनी बनाएगा, व्हाइट कॉलोनी। तो इस बैक्टीरिया को देखते ही मैं समझ जाऊंगा कौन सा मेरे को लेना है, ब्लू या व्हाइट। ऑब्वियसली किसको लेंगे, हम व्हाइट को लेंगे, क्योंकि ब्लू कलर कब बनेगा, जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा, और बीटा गैलेक्टोसाइडेज कब बनेगा, जब लेगजेट जीन रहेगा। और अगर लेगजेट जीन रहा है मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं गया है, तो ये मेरा काम का नहीं है। जीन ऑफ इंटरेस्ट गया मतलब लेगजेट जीन नहीं है, और लेगजेट जीन नहीं है इसका मतलब एंजाइम नहीं बना, एंजाइम नहीं बना तो ब्लू कलर नहीं बना, तो व्हाइट कलर वाला जो भी रहेगा मेरा रहेगा वो रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। एक सेकंड में बहुत मतलब सॉरी नॉट एक सेकंड, बहुत जल्दी हो जाता है एक्चुअली, इसलिए ये अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर मेथड है। दिखा देता हूँ कॉलोनी का कलर इस प्रकार से, देखो तो कितना आसान है सेलेक्ट करना, बताओ एक ही सेकंड में सेलेक्ट हो गया। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट तो मर ही गया, और जो ट्रांसफॉर्मेंट था उसमें रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट ऐसा, ये देखो ब्लू ब्लू कलर वाला, ऐसा मेरा कोई काम का नहीं है। देखो ये सब हो जाएगा आपका नॉन ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट। ये व्हाइट वाला मेरा काम का है, तो इसको लेकर लार्ज स्केल में कल्चर किया जाएगा एकदम बड़ा से। ओके ध्यान रखना। सो सबसे इंपॉर्टेंट था सेलेक्टेबल मार्कर, वो हो गया। अब हो जाएगा, अब कुछ भी नहीं है फिर भी एक बार पढ़ा दे रहा हूँ। सो इनएक्टिवेशन ऑफ लेगजेट जीन, जब जीन ऑफ इंटरेस्ट आया और लेगजेट जीन इनएक्टिव हो गया ड्यू टू इंसर्शन ऑफ एलियन डीएनए, इसी को हम कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन मेथड भी कहते हैं, या फिर ब्लू व्हाइट कॉलोनी स्क्रीनिंग मेथड भी कहते हैं इसे। ओके नाउ नेक्स्ट है क्लोनिंग साइट। तीसरा वाला पहले ओरी देख लिया, सेलेक्टेबल मार्कर देख लिया, क्लोनिंग साइट देख लिया। क्लोनिंग साइट क्या है, ये सीक्वेंस है वेक्टर में जहाँ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करेगा और एलियन डीएनए वहाँ लग जाएगा। तो इसका 2 केस स्टडी है। एक केस स्टडी है ये वेक्टर है जिसमें सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का क्लोनिंग साइट है, और ये है जिसमें अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का क्लोनिंग साइट है। बट आप कौन सा सेलेक्ट करोगे, 1 या 2? सो 1 हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, पता है क्यों? क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दूंगा तो वो यहाँ भी कट करेगा, यहाँ भी कट करेगा, यहाँ भी कट करेगा, सो डीएनए का फ्रेगमेंट ही बन जाएगा। कैसे बायोटिक में काम आएगा, ठीक है। तो इस वाले को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यहाँ में साइट है। तो हम उस वेक्टर को सेलेक्ट करेंगे जिसमें अलग अलग मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन साइट हो, वो अच्छी बात है, बट अलग अलग रेस्ट्रिक्शन का एंजाइम होना चाहिए। सिंगल होने से भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर अलग अलग हुआ तो मल्टीपल का जो भी अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का साइट होगा वो सेम नहीं होना चाहिए, अलग होना चाहिए। तो इस केस में हम इसको यूज नहीं करेंगे क्योंकि इट विल लीड टू मल्टीपल फ्रेगमेंट, जिसकी वजह से ये प्रोसेस कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसको हम यूज करेंगे क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दिया तो सिर्फ EcoR1 यही कट करेगा, PST1 दिया तो सिर्फ यही काम करेगा, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग NCERT में एक लाइन भी था, उसको भी मैं एक बार पढ़ा दे रहा हूँ। So in order to link alien DNA, the vector need to have few, preferably single restriction recognition site बोल रहा है for common restriction enzyme। मल्टीपल होना अच्छी बात है, बट प्रीफर करते सिंगल ही हो और वो एक ही टाइप का हो, और मल्टीपल हुआ तो भी चलेगा बट अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का होना चाहिए, याद रखना। प्रीफरेबली सिंगल यूज किया जाता है। ओके नेक्स्ट और एक लाइन यहाँ भी था
कि जो डीएनए आजकल का मोस्ट कॉमनली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज होता है वो अगारोस जेल है। यहाँ में डीएनए सेपरेट होगा साइज के अकॉर्डिंग थ्रू सीविंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय अगारोस जेल। इसका मतलब क्या है, अगारोस जेल जो होता है वो इस प्रकार से छलनी की तरह, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखो तो छलनी की तरह दिखाई देता है, पोर की तरह, छलनी की तरह। तो इसी में डीएनए फ्रेगमेंट जितना छोटा है उतना अंदर अंदर से भाग के सेपरेट होते जाएगा, वो बोल रहा है। तो सेपरेट होता है किसके मदद से, सीविंग इफेक्ट जो अगारोस जेल प्रोवाइड करता है। ओके तो जो एक दो लाइन इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का है वो भी बोल दे रहा हूँ ताकि आपका गड़बड़ ना हो। ज़्यादा नहीं, अब खत्म है बस। तो प्रीफरेबली सिंगल वाला यूज करेंगे, बट सिंगल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का मल्टीपल है तो वो यूज नहीं करेंगे। एंड लास्ट है क्लोनिंग वेक्टर फॉर प्लांट एंड एनिमल। प्लांट के लिए मोस्ट कॉमन जो फेवरेट वेक्टर है वो है आपका टीआई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ये कहाँ से मिलता है, तो ये ऑप्टेन होता है एक बैक्टीरिया से, इसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियम। ये पैथोजन है ज़्यादातर मोस्ट डाइकोट का, ये हर एक लाइन याद रख लेना। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियम एक पैथोजन है मोस्ट बैक्टीरिया का। सो टीआई प्लाज्मिड नॉर्मली ट्यूमर इंड्यूस करता है। तो इसका पास होता है एक डीएनए जिसे हम कहते हैं टी डीएनए। ये रहा, देखो ये बैक्टीरिया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियम, ये रहा उसका डीएनए, ये रहा उसका प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड को हम कह रहे हैं टीआई प्लाज्मिड क्योंकि इसका पास होता है टी डीएनए। ये टी डीएनए क्या करता है, नॉर्मल प्लांट सेल को कैंसरस सेल में कन्वर्ट कर देता है, और उस कंडीशन में प्लांट में जो बीमारी होता है उसे हम कहते हैं क्राउन गोल डिजीज। और ये ट्यूमर सेल वो सारा केमिकल प्रोवाइड कर देगा जो पैथोजन को चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, डिवाइड करने के लिए नॉर्मली। तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा क्यों ना हम इस टी डीएनए को हटा दें और यहाँ में हम इसका पैथोजेनिसिटी को हटा दें और यहाँ में हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को डाल के प्लांट में दे दें। तो प्लांट का सेल में जाकर इंटीग्रेट करेगा, तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट को प्लांट में पहुंचा देगा और प्लांट को ट्यूमर भी नहीं करेगा। तो इसी प्लाज्मिड को हम कहते हैं टीआई प्लाज्मिड, जो प्लांट का फेवरेट है, इससे ऑब्टेन किया गया। सो देखो नॉर्मल डाइकोट प्लांट में अगर ये बैक्टीरिया गया तो उसका टी डीएनए इसको कन्वर्ट कर देगा कैंसरस सेल में। सो बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, इस टी डीएनए को रिमूव कर देंगे टीआई प्लाज्मिड से और उसको कन्वर्ट कर देंगे इनटू क्लोनिंग वेक्टर, ताकि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ले जाके वो प्लांट में डाल दे। ओके सिमिलरली एनिमल के लिए क्या है, रेट्रोवायरस। नॉर्मली रेट्रोवायरस कैंसर कोज करता है, बट रेट्रोवायरस का बीमार करने वाला पार्ट को मैं हटा दो और वहाँ जीन ऑफ इंटरेस्ट को डाल दो। नॉर्मल सेल को रेट्रोवायरस क्या करवा देता है, कैंसरस सेल। बट बायोटेक का मदद से हम इस रेट्रोवायरस का पैथोजेनिसिटी को अगर हटा दें और वहाँ में जीन ऑफ इंटरेस्ट को डाल दे तो क्लोनिंग वेक्टर की तरह काम करेगा। किसके लिए, एनिमल के लिए। तो ये कुछ टॉपिक्स जो था ये हो गया। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे कॉम्पिटेंट होस्ट के बारे में। पूरा एक ही चीज नाच रहा है बार बार, ठीक है। तो आप पैथोजेनिसिटी को हटा दो तो काम खत्म। टीआई प्लाज्मिड से टी डीएनए को हटा के जीन ऑफ इंटरेस्ट डालो तो भी काम खत्म आपका। फिर रेट्रोवायरस का पैथोजेनिसिटी के हटा दो तो काम खत्म। नेक्स्ट है आपका कॉम्पिटेंट होस्ट। कॉम्पिटेंट होस्ट मतलब क्या, डीएनए कैसा है आपका, हाइड्रोफिलिक मेम्ब्रेन के साथ है, बार बार बोल रहा हूँ हाइड्रोफोबिक। तो नॉर्मली रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंटर नहीं करेगा सेल में, तो होस्ट को हमें ऐसा बना देना पड़ेगा कि वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ले ले। बाय ऐसा बनाना पड़ेगा अलग अलग ट्रीटमेंट देके कि वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ले ले। तो एक है डाइवैलेंट कैटायन मेथड। तो डाइवैलेंट कैटायन मिलने क्या यूज करोगे, कैल्शियम। तो ये क्या करता है, कैल्शियम इफिशियंसी ऑफ होस्ट का बढ़ा देता है ताकि वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए ले ले पोर्स की मदद से। तो डाइवैलेंट कैटायन का ट्रीटमेंट देने से पोर बनता है। और ऐसा सेल को अगर आप एक बार आइस में फिर उसको हीट दो 42 डिग्री सेल्सियस, फिर से उसको आइस में रखो, तो चांसेस क्या होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट में चला जाएगा। ये तो सब ट्यूब में हो रहा है ना। तो इस ट्यूब में आपने कैल्शियम डाइवैलेंट का ट्रीटमेंट दिया, फिर इस कैल्शियम का इस ट्यूब को आइस में रखो, फिर आप हीट सोक दो, इसे हीट दो एकदम 42 डिग्री सेल्सियस, और फिर से इसे आइस में रखो। तो चांसेस होता है जो पोर बना है उसी पोर की मदद से थोड़ा बड़ा हो जाएगा और रिकॉम्बिनेंट डीएनए घुस जाएगा। डाइवैलेंट कैटायन मेथड। दूसरा है माइक्रो इंजेक्शन, ये एनिमल के लिए है। इसमें क्या करेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्टली होस्ट का न्यूक्लियस में डालेंगे एनिमल का, इंजेक्शन की तरह। ये तो डाइवैलेंट कैटायन मेथड है। कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम को दोगे, पोर बनेगा, ये आपका वो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये कॉम्पिटेंट होस्ट है। तो फिर आइस हीट आइस दोगे तो वो अंदर घुस जाने का चांसेस रहेगा। माइक्रो इंजेक्शन में क्या होगा, माइक्रो इंजेक्शन में क्या होगा, आप डायरेक्ट इंजेक्शन की फॉर्म में डाल दोगे। दिखा रहा हूँ एक्चुअली, इसलिए मैं इधर लाया। कहाँ गया, मस्त फिगर था। ससुर
आई थिंक नेक्स्ट चैप्टर में वो फिगर चला गया, कोई बात नहीं, देख लेंगे हम, आप समझ लो, हो जाएगा। तो माइक्रो इंजेक्शन में जैसे नीडल को डालते हैं ना, उस प्रकार से इंजेक्ट करके डायरेक्टली एनिमल सेल का न्यूक्लियस में डाल लेंगे माइक्रोस्कोप में देख के। जीन गन मेथड या बायोलिस्टिक मेथड में क्या होता है, इसमें जो डीएनए होता है उसको कोट कर देते हैं हम विथ गोल्ड या फिर टंगस्टन के साथ, और जैसे बंदूक चलाओगे तो गोली जाता है, तो उस गोल्ड टंगस्टन के साथ आपका डीएनए भी चला जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और होस्ट में चला जाएगा वो डायरेक्टली। एंड दिस इज इन केस ऑफ प्लांट। सो जीन गन मेथड में क्या होता है आपका, प्लांट के लिए होता है, इसमें प्लांट सेल का बॉम्बार्ड कर देगा विथ हाई वेलोसिटी ऑफ माइक्रो पार्टिकल्स, किसका गोल्ड या टंगस्टन का, जो कोटेड रहेगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ। और डिसम पैथोजन मेथड, इसमें क्या होता है, इस केस में डिसम मतलब जो आम है बीमारी करने वाला उसको डिस हटा दो, तो डिसम पर मेथड में क्या होता है, पहले पैथोजेनिसिटी ऑफ पैथोजन का आप हटा दो, उसके बाद उसको कन्वर्ट कर लो क्लोनिंग वेक्टर के लिए। प्लांट के लिए क्या है, टीआई प्लाज्मिड जो एग्रोबैक्टीरियम टिमिफिशियम से मिलता है, एनिमल के लिए क्या है, रेट्रोवायरस जो क्लोनिंग वेक्टर की तरह काम आएगा। ओके, अब फिर से पूरा चीज समरी देखते हैं। तो पूरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए का पहले डीएनए लो, काटो, एम्पलीफाई करो, अगर कम है तो पीसीआर की मदद से एम्पलीफाई कर सकते हो, देखेंगे। फिर इसको डालो वेक्टर के साथ जोड़ो, फिर इसको होस्ट में डालो, ऑब्टेन करो प्रोडक्ट और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करो। तो सीक्वेंसिंग है रहा, आइसोलेट करो, फ्रेगमेंट करो, फिर आइसोलेशन करो, डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट इल्यूशन, फिर लाइगेट करो वेक्टर के साथ, फिर ट्रांसफॉर्मेशन करो एंड देन कल्चर कर दो लार्ज स्केल मीडियम में। तो सबसे पहले डीएनए आइसोलेट करने के लिए प्लांट का सेल है तो सेलुलेज दो, ताकि सेल मेम्ब्रेन को, सेल वॉल को तोड़ेगा। एनिमल है तो लाइपेज दे दो, लिपिड को तोड़ेगा। ये लाइपेज तो हर केस में इंक्लूड होगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, कि सेल मेम्ब्रेन तो सभी में है। बैक्टीरिया है तो लाइजोजाइम दो, फिर फंगल सेल है तो काइटिनेज दो, काइटिन को तोड़ेगा। और लाइपेज तो सब में रहेगा, लिपिड को तोड़ने के लिए, सेल मेम्ब्रेन को तोड़ने के लिए। फिर बचेगा प्रोटीन, तो प्रोटीन के लिए प्रोटीज दो, आरएनए के लिए राइबोन्यूक्लियस दो। फिर चिल इथानॉल दो, जो डीएनए प्रेसिपिटेट होगा, उस डीएनए प्रेसिपिटेट को निकालने को हम कह देते हैं स्पूलिंग। नेक्स्ट कट कर दोगे स्पेसिफिक लोकेशन में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से, तो कट कर देगा एराजीन ऑफ इंटरेस्ट। अब इसको सेपरेट करोगे एगारोजिल इलेक्ट्रोफोरेसिस का मदद से, हमने ऑलरेडी देख लिया, तो सेपरेट हो जाएगा। मान लो अगर आपको वो जीन ऑफ इंटरेस्ट को मल्टीपल कॉपी बनाना है, तो आप ही उसको लैब में मल्टीपल कॉपी बना सकते हो, और टेक्निक से उसे हम कहते हैं पॉलीमरस चेन रिएक्शन। पॉलीमरस चेन रिएक्शन में क्या होता है, ये एक डीएनए है तो इससे 1 से 2 डीएनए बन जाएगा। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले डीएनए को डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है ना, तो पॉलीमरस चेन रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहले डबल स्ट्रैंड डीएनए को हाई टेम्परेचर देकर सिंगल स्ट्रैंड में तोड़ दिया जाता है। फिर इसमें 2 प्राइमर यूज किया जाता है, एक प्राइमर इधर के लिए, एक प्राइमर इधर के लिए। ये प्राइमर पकड़ लो 5' to 3', दिस इज 5' to 3', और इसमें भी टेम्परेचर 70 से ज़्यादा ही होता है, एक्यूरेट देख लेंगे हम, ठीक है अभी। सो प्राइमर जुड़ गया। अब हमें पता है डीएनए पॉलीमरेज आके इधर से रेप्लिकेट करके 1 से 2 कॉपी बना देगा। सो पीसीआर जो होता है 3 स्टेप होता है, डाई, डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड देन क्या, एक्सटेंशन होने वाला है, 3 स्टेप में होने वाला है। तो डीनेचुरेशन मतलब हाई टेम्परेचर से हाइड्रोजन बंद तोड़ के 2 को सेपरेट कर दिया। एनिलिंग मतलब 2 प्राइमर को जोड़ देना। एंड एक्सटेंशन का मतलब क्या है, डीएनए पॉलीमरेज आके कंप्लीट कर देगा उसको। और एक्सटेंशन ये सब सारा प्रोसेस हाई टेम्परेचर में होता है, और हमारा बॉडी का जो डीएनए पॉलीमरेज है वो हाई टेम्परेचर में काम नहीं करेगा। तो मेरे को एक ऐसा डीएनए पॉलीमरेज चाहिए जो हाई टेम्परेचर में भी काम करे। तो इसलिए पीसीआर के लिए जो डीएनए पॉलीमरेज आता है वो ऑब्टेन करता हम थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से, जो हाई टेम्परेचर के लिए एडेप्टिव है। यहाँ से उस पॉलीमरेज को आइसोलेट करते हैं थर्मस एक्वाटिकस से, इसलिए इसका नाम है टेक पॉलीमरेज। तो क्या क्या चाहिए, 2 से अच्छा प्राइमर चाहिए, ठीक है, जो 3' एंड ऑफ टेम्पलेट को ज्वाइन करेगा। टेक पॉलीमरेज चाहिए, तो ये डीएनए पॉलीमरेज है थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया जिसका नाम है थर्मस एक्वाटिकस, जो एक्टिव रहेगा हाई टेम्परेचर में। फिर ए का बदले टी चाहिए, टी का बदले ए चाहिए, तो वो आएगा कहाँ से, हमने जेनेटिक्स में ऑलरेडी पढ़ लिया। तो सबस्ट्रेट का सोर्स क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, जिसका 2 काम है, न्यूक्लियोटाइड भी प्रोवाइड करेगा और एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा। तो 3 स्टेप में होता है डाई, याद रख लेना। डीनेचुरेशन में क्या होगा, हाई टेम्परेचर में डबल स्ट्रैंड को सिंगल स्ट्रैंड कर दोगे। अब दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करेगा, टेम्परेचर 94 डिग्री। प्राइमर जोड़ेगा 3' एंड ऑफ टेम्पलेट में, 55 डिग्री सेल्सियस होगा एनिलिंग। एक्सटेंशन में टेक पॉलीमरेज पूरा कंप्लीट कॉपी कर देगा, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ऐड कर करके 3' एंड ऑफ प्राइमर में। यहाँ टेम्परेचर रहेगा 72 डिग्री सेल्सियस। तो ये रहा डीएनए रीजन एम्पलीफाई करना है, डीनेचुरेशन में डबल से सिंगल हुआ, एनिलिंग में प्राइमर जुड़ा, डीएनए पॉलीमरेज मतलब टेक पॉलीमरेज और न्यूक्लियोटाइड मिलकर इसको कॉपी कर लिया, और जब कॉपी हो गया तो एक्सटेंशन का हो गया। और आफ्टर 30 साइकिल के बाद 100 करोड़ बन जाएगा कॉपी, तो 1 बिलियन कॉपी। जैसे मैं बोलूँ 3 साइकिल में कितना होगा, तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8,
तो 30 साइकिल में कितना होगा 1 बिलियन कॉपी बनाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 2^n। मैं बोलूँ 5 साइकिल में कितना होगा 2^5 करके आप आंसर निकाल लेना 5 PCR साइकिल में क्या होने वाला है, ठीक है। और यहाँ में कौन सा न्यूक्लियोटाइड यूज़ किया जाएगा, ये जो है न्यूक्लियोटाइड का सोर्स के लिए ये जो हमने लिखा है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ये हम ऐसा यूज़ नहीं करेंगे, ATP यूज़ नहीं करेंगे। ये जो है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट फॉस्फेट ये यूज़ नहीं करेंगे। यही तो है ना, यहाँ में बॉन्ड टूट जाएगा तो ये देखो न्यूक्लियोटाइड बन गया। ये तो RNA में यूज़ होगा, ये तो DNA है ना, तो यहाँ में डीऑक्सी ATP यूज करोगे, डीऑक्सी गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट एंड डीऑक्सी थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट, ये वाला यूज़ होगा। तो अगर ऐसा चीज़ दिख जाए तो घबरा मत जाना, डीऑक्सी बस समझा रहा है स्मॉल डी, ये रहा हो गया। अब एम्पलीफाइड जो डिजायर्ड DNA होगा उसको लाइगेट कर दोगे सुइटेबल वेक्टर के साथ ताकि rDNA बने, उसको फिर होस्ट में डाल दोगे कॉम्पिटेंट करके, और कॉम्पिटेंट कैसे कैसे करता है देख लिया हमने, और फाइनली आप अपना फॉरेन जीन प्रोडक्ट को निकालोगे। सो जितना भी बायोटेक्नोलॉजी है, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी है, अल्टीमेट एम क्या है कि हमें अपना डिजायर प्रोटीन मिले। देखो ये मान लो एक होस्ट है, इसका खुद का DNA है, ये मेरा जीन, ये प्लाज्मिड डाला मैंने, इस प्लाज्मिड से रिकॉम्बिनेंट DNA से ये रहा, यहाँ से प्रोटीन बना, तो जो भी प्रोटीन ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट से बनेगा, प्लाज्मिड से बनेगा, इसी को हम बोल देते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। इफ एनी प्रोटीन एनकोडिंग जीन, प्रोटीन एनकोडिंग जीन मैंने एक्सप्रेस करवा दिया कहाँ, होस्ट में। हेटेरोलोगस क्यों, क्योंकि ये तो उसका है नहीं, मैंने बाहर से डाला। तो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन क्या है, वो प्रोटीन जो मैं डाल के बनवा रहा हूँ होस्ट में, हेटेरोलोगस होस्ट में, और ये फॉरेन जीन एक्सप्रेस हो जाएगा अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन। आपको सारा कंडीशन प्रोवाइड करना पड़ेगा तब वो रेप्लिकेट हो जाएगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट, सो कल्चर करने का जो होस्ट सेल है बायोसिंथेटिक स्टेज कहेंगे हम इसको। कल्चर कर सकते हैं हम लेबोरेटरी में या फिर बायोरिएक्टर में। लेबोरेटरी में इश्यू क्या होगा, स्मॉल वॉल्यूम में बनेगा और आप हमेशा ऑप्टिमम कंडीशन मेंटेन नहीं कर पाओगे, ग्रोथ भी कभी ऑप्टिमम नहीं रहेगा, और प्रोडक्शन स्मॉल स्केल में होगा। तो लार्ज स्केल में करना है तो आपको बायोरिएक्टर में करना है, जिसमें वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा होगा और आपका कंडीशन भी मेंटेन कर पाओगे, ग्रोथ रेट भी कर पाओगे, एंड देन आपका लार्ज स्केल भी आप कर पाओगे। क्या बोलते हो, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। हेलो हेलो, हाँ रोहित भैया, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, हाँ हाँ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, 5 मिनट बाद कॉल करता हूँ। हाँ हाँ ठीक है। इतना कॉल करता है, पागल है मतलब एकदम, कंटिन्यूस कॉल आ रहा हूँ। 9:10 आ गया, मैं सोचा कोई गया क्या भाई, समझ जाना चाहिए जब कॉल नहीं उठा रहा है तो सम पर्सन इज बिजी, है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है। डर से उठाया, बोला मैं करता हूँ बाद में, तो ठीक है ठीक है ठीक है, व्हाट इज दिस, छोड़ो। सो मोस्ट कॉमनली यूज बायोरिएक्टर क्या है उस पर हम आते हैं। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि जब लेबोरेटरी में आप कल्चर कर रहे हो ना, तो लेबोरेटरी में कल्चर करोगे तो आप क्या कहा, इनिशियली में रिकॉम्बिनेंट DNA का नंबर कम होगा, इक्वलाई का तो स्लो स्लो बढ़ेगा, फिर थोड़ा बढ़ेगा और एक ना एक समय स्टेशनरी फेस आ ही जाएगा, कभी ना कभी कुछ चीज़ का न्यूट्रिएंट या कुछ चीज़ का कमी आ ही जाएगा। बायोरिएक्टर या कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम में क्या होता है, कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम में क्या होता है, एक तरफ से आप सारा फ्रेश मीडियम डालोगे, सारा कंडीशन प्रोवाइड करोगे, दूसरा तरफ से प्रोडक्ट भी निकालते जाओगे, फिर सबस्ट्रेट डालोगे, प्रोडक्ट निकालोगे, सारा कंडीशन देते देते। तो इसमें क्या होता है, लेग से डायरेक्टली आपका नॉन स्टॉप ग्रोथ होते जाएगा, ये स्टेशनरी फेस में नहीं पहुंचने वाला इसमें, ठीक है। इस केस में ये तो स्लो हुआ, एक बार स्लो हुआ उसके बाद स्टेशनरी फेस नहीं आने वाला, कंटिन्यूसली ग्रो करते जाएगा, प्रोडक्ट बनते जाएगा समय के साथ, तो याद रख लेना। तो मोस्ट कॉमनली यूज बायोरिएक्टर क्या होता है, स्टायरर। स्टायरर के मतलब समझ रहे हो, जैसे चाय में चीनी मिलाते हो तो स्टायरिंग करते हो ना, तो ऐसा टाइप का बायोरिएक्टर रहता है जो सारा कंटेंट को ये मिक्स करता है। तो स्टायरर टाइप का बायोरिएक्टर क्या होता है, उसका जो बेस होता है वो सिलिंड्रिकल या फिर कर्व होता है, जो सारा कंटेंट को मिक्स करता है। फिर स्टायरर होता है जो फैसिलिटेट करेगा और ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द बायोरिएक्टर प्रोवाइड करेगा, दिखाऊंगा अभी पिक्चर। फिर इनके पास फॉर्म होता है, ऐसे याद रख लेना ये चीज़ें, फॉर्म सिस्टम होता है ताकि जो गाज निकले उसको कंट्रोल करे। फिर ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम होता है, एजिटेटर सिस्टम होता है जो मिक्स करेगा। फिर इसमें आपका फॉर्म से एम तो उसे मैच करने के लिए था, तो एजिटेटर सिस्टम होगा, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होगा, पीएच कंट्रोल तो होगा ही, फॉर्म कंट्रोल है, टेम्परेचर कंट्रोल एंड सैम्पलिंग पोर्ट। सैम्पलिंग पोर्ट वो है जहाँ से आप स्मॉल वॉल्यूम ऑफ कल्चर को पीरियोडिकली आप निकालते रहोगे। तो टाइप ऑफ स्टायर्ड टैंक है, एक है सिंपल स्टायर्ड, दूसरा स्पार्ज टैंक।
दोनों में मिक्स होगा। इसमें स्टेरर का मदद से मिक्स होगा। लेबलिंग याद रखना, ये मोटर है, पीएच कंट्रोलर, स्टीम फॉर स्टेरिलाइजेशन, ताकि कोई भी बैक्टीरिया सब ग्रो ना करे, फॉर्म बेकर, ये प्लेट इम्पेलर, कल्चर बोथ, और यहाँ से स्टेराइल एयर। स्पर्ज टैंक में क्या होता है, इसमें क्या होता है जैसे कि पानी है, पानी को मैं अगर स्ट्रोक में जब फूकूँ तो वहाँ से बुलबुला आएगा कि नहीं, या छोड़ो, आप एक पानी को गैस में लो और उसको बॉईल करो तो बुलबुला आएगा कि नहीं, वाटर कंटेंट सारा चाय बनाते तो मिक्स होता है कि नहीं, तो ये ऐसे ही होता है। तो स्पर्ज टैंक में क्या होता है, नीचे में एक ब्लोअर की तरह लगा रहता है, जिसको करंट करते ही वो ब्लो करता है हवा को और मिक्स होता है। तो वहाँ में स्पर्ज ट्यूब होता है जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन एबिलिटी प्रोवाइड करता है और उससे सारा कंटेंट को मिक्स भी करता है, जिसकी वजह से इसका सरफेस यूनिफॉर्म नहीं रहता है। ठीक है, सरफेस एरिया भी बढ़ा देता है ऑक्सीजन ट्रांसफर के लिए, तो ऑक्सीजन ट्रांसफर के लिए एरिया बढ़ा देता है। और ओपन कल्चर सिस्टम में, फिर कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम में क्या होता है, एक तरफ से यूज्ड मीडियम को बाहर निकालोगे, दूसरा तरफ से फ्रेश मीडियम को डालते रहोगे, और सारा कंडीशन उसका फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव लॉग या फिर एक्सपोनेंशियल फेज में मेंटेन रहेगा, लेग एंड लॉग स्टेज में ही मेंटेन रहेगा। ये कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम है। और लार्ज बायोमास पड़ेगा, जिससे आपका डिजायर प्रोडक्ट आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलेगा। और सब कुछ जब मिल गया तो फाइनली आपका प्रोडक्ट प्रोटीन को निकाल के सेपरेट करके प्यूरिफाई करोगे, आपका जो डिजायर प्रोडक्ट, उसी स्टेप को कहते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग मतलब आपका सारा डिजायर प्रोडक्ट को आप क्या करोगे, सेपरेट करके निकाल लोगे। एक बार निकालने के बाद सुइटेबल प्रिजर्वेटिव दोगे, स्टार्टिंग में बताता था कि खराब ना हो। फिर आप स्ट्रिक्टली क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग करोगे हर प्रोडक्ट के लिए, ताकि गड़बड़ ना हो। और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग और क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग सब के लिए अलग होता है, एंटीबायोटिक के लिए अलग होगा, वैक्सीन के लिए अलग होगा, तो अलग अलग प्रोडक्ट के लिए वेराई करता है प्रोसेस। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल सबका सेम नहीं होगा। और इस प्रोडक्ट को फाइनली मार्केट के लिए आप फिनिश प्रोडक्ट से सप्लाई कर दो क्लिनिकल ट्रायल के बाद। तो इस प्रकार से बायोटेक प्रिंसिपल जो है ये खत्म हो गया। एप्लीकेशन बहुत ही छोटा चैप्टर है। इस चैप्टर में और कुछ डायग्रामेटिकली दिखा सकता हूँ तो मैं दिखा रहा हूँ। तो ऐसा प्रकार से बायोरिएक्टर क्या होता है, बड़े बड़े वेसल्स होते हैं, 100 से 1000 लीटर का वेसल्स होता है। ठीक है, 100 से 1000 लीटर का वेसल्स होता है, इसमें सारा सिस्टम होता है ताकि आपका प्रोडक्ट बन जाए। तो इस वेसल्स में रॉ मटेरियल आप जो भी डालोगे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोलॉजिकली इसको कन्वर्ट कर देगा स्पेसिफिक प्रोडक्ट में। ठीक है, चाहे वो प्लांट का हो, एनिमल का हो, कुछ भी प्रोडक्ट हो, वो आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। ये तो हमने देख लिया। तो कॉम्पिटेंट बनाएंगे, देख लिया। ऑप्टेनिंग प्रोडक्ट, तो कोई भी प्रोटीन एनकोड करेगा तो उसको बोलोगे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम में लॉग फेस मेंटेन होकर रहता है। ठीक है, फिर बायोरिएक्टर देख लिया, आपका सारा प्रोडक्ट मिलेगा। ये एक लाइन ध्यान रख लेना बायोरिएक्टर में, ये लाइन बायोरिएक्टर के साथ ऑप्टिमम कंडीशन ये तो सब रहेगा। उसके अलावा विटामिन भी सब कुछ है, सॉल्ट, सबस्ट्रेट सब आपको दे देना पड़ेगा उसमें, ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे। तो दो प्रकार का बायोरिएक्टर है, और मोस्ट कॉमन टाइप का है स्टायरिंग टाइप। ठीक है, स्टायर टाइप बायोरिएक्टर। और इसमें क्या होता है, स्पर्ज टैंक में क्या होता है आपका, ऑल्टरनेटिवली इसमें क्या होगा, एयर को आप बबल कर सकते हो रिएक्टर में, ताकि सरफेस एरिया एंड सब बड़े मिक्सचर बढ़िया से हो। क्या क्या सिस्टम हो गए हमने देख लिया। फॉर्म एसटीपी से याद रखना था, फॉर्म एसटीपी, फॉर्म कंट्रोल ऑक्सीजन एजिटेटर, सैम्पलिंग पोर्ट, टेम्परेचर एंड पीएच, फॉर्म एसटीपी से आपको याद रख लेना है ये। तो ये हो गया, यानी सबको सेपरेशन एंड उसको करने का प्रोसेस का आप बोल दोगे डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, जो कि अलग अलग टेक्निक से होता है। दिस आर द वेरियस स्टेप जो कि हमको पढ़ना नहीं है डिटेल में। तो इसके साथ होता है ये कंप्लीट, अच्छे से पढ़ना। और एक चैप्टर है उसको आज या फिर कल ही बना देता हूँ मैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।